तो इन्वेस्टिंग साइंस द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल सीरीज के सेशन 6 में आपका बहुत स्वागत है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम कंपनी की क्वार्टरली फाइलिंग्स को बारीकी से समझने वाले हैं। जब कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रेजेंट करती है तो उसके साथ दो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो कि है अर्निंग्स प्रेजेंटेशन, जो कि इन्वेस्टर पीपीटी होता है अपना नॉर्मल, और दूसरा होता है कॉन्फ्रेंस कॉल्स, जो कि कॉन कॉल्स, अर्निंग्स कॉल्स ये भी पुकारते हैं इसे। तो यहाँ पे अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में इंडस्ट्री के इनसाइट्स, आउटलुक और कंपनी के ऑपरेशनल मेट्रिक्स बहुत इंफॉर्मेशन होती है, और उसके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल्स में एनालिस्ट सवाल पूछते हैं और मैनेजमेंट बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन प्लान्स क्या होने वाले हैं, फ्यूचर का रेवेन्यू गाइडेंस क्या है, मार्जिन्स कैसे हो सकते हैं। आपको हर एक लाइन आइटम का आइडिया आ जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। इन फोरकास्टिंग में भी आपको मदद करती है कॉन कॉल्स। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन कॉल कि इसको समझना एज एन इन्वेस्टर इट इज आवर ड्यूटी, एंड इसको कैसे एनालाइज करना है, क्या प्रोसेस है। और साथ ही में मैं 5 अपने टूल्स शेयर करने वाला हूं आपके साथ, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं टू एनालाइज क्वार्टरली फाइलिंग्स। कॉन कॉल्स को एआई के साथ हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग को रोबस्ट बना सकते हैं, ऑल दिस स्टफ विल बी शेयर इन दिस पर्टिकुलर सेशन। कॉन कॉल्स, अर्निंग प्रेजेंटेशन, क्वार्टरली फाइलिंग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस बिजनेस एनालिसिस के इस पर्टिकुलर सेशन में हम इसको डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं क्वार्टरली फाइलिंग्स के एनालिसिस के साथ कि क्या क्या क्वार्टरली फाइलिंग्स होते हैं। ऑब्वियसली दो मेन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि होते हैं अर्निंग्स प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल्स, जिसके जरिए कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अपडेट करती है अपने स्पेसिफिक पीरियड में के परफॉर्मेंस के बारे में कि कैसा परफॉर्मेंस रहा। अगर आप सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पर डिपेंडेंट रहोगे, जो कि साल में एक बार एंड पर आता है, तो आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को छोड़ दोगे, राइट। और आपको पता भी नहीं रहेगा कि साल के बीच में कंपनी ने किया क्या, एंड शेयर प्राइस भी उसी के कारण मूव करता है। यू शुड नो द रीजन बिहाइंड द कंपनी शेयर प्राइस मूवमेंट, कि कैसा चल रहा है, कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। तो इन्वेस्टर पीपीटीज और कॉन कॉल्स को पढ़ने से हम अपडेटेड रहते हैं और तुरंत एक्शन ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी कर रही है, कौन सी कंपनी अभी बुरा कर सकती है आगे जाके, तो हम शिफ्ट कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को भी, कंपनीज को भी। तो यहाँ पे क्वार्टरली फाइलिंग्स ये ज़रूरी होता है मेन बोर्ड कंपनीज के लिए कि क्वार्टरली उनको डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। कॉन कॉल्स लाना तो वैसे अपने मर्जी के ऊपर ही होता है मैनेजमेंट के कि कॉन कॉल्स करना है या नहीं, बट जो रिजल्ट्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली कंपलसरी होते हैं। तो अभी हम उन्हीं कंपनीज को देखेंगे जो कॉन कॉल्स करती हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जो कंपनीज कॉन कॉल्स नहीं करते उनको कैसे एनालाइज करें। ऐसे कंपनीज को पहले हमें सिलेक्ट करना ही नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। जो कंपनी अपना इंफॉर्मेशन ही ट्रांसपेरेंटली शेयर नहीं करती है अपने इन्वेस्टर्स के साथ टाइमली, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके तो हमारा ही नुकसान होगा ना। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन एक्चुअली लूज आवर मनी बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंपनी। तो हमें इसलिए कॉन कॉल्स जो करती है कंपनी, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो क्वार्टरली फाइलिंग्स को इंटरमीडिएरी फाइलिंग्स भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट फाइलिंग्स मतलब ही वो कि जो साल के बीच में जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इशू करती है कंपनी यहाँ पे अपडेट करने के लिए इन्वेस्टर्स को, जैसे कि आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हो गया, इनको इंटरमीडिएट फाइलिंग्स ही बोलते हैं। और सच में ये जो कॉन कॉल से अगर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, अर्निंग्स प्रेजेंटेशन जो कंपनी लाती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, अर्निंग्स प्रेजेंटेशन, और फिर उसके कॉन कॉल्स को पढ़ना, लगातार कंटिन्यूसली ट्रैक करना। कुछ टूल्स बताऊंगा मैं, अभी सारे टूल्स बताऊंगा मैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ फॉर कॉन कॉल्स, एआई टूल्स एक्सेट्रा, उनका कैसे ढंग से इस्तेमाल करना है टू गेन मैक्सिमम इनसाइट्स फ्रॉम द क्वार्टरली फाइलिंग्स। इस सब कुछ अभी शेयर करूंगा प्रैक्टिकली। फिर जो दो मेन हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो तो है अर्निंग्स प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल्स, इसके ऊपर ही ये पूरा डिस्कशन रहेगा हमारा वीडियो में। अभी मैं आपको जल्दी से एक ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरीके से, किस सीक्वेंस में हमें एनालाइज करना होता है, और आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉल्स को पाने के लिए कौन से टूल्स हैं जो कि हमें यहाँ पे डाउनलोड करके रखना चाहिए। तो पहले चीज़ तो हम screener.in पे तो हमें पता ही है, तो screener.in पर आएंगे हम यहाँ पे, और लेट्स से कि आपके पास क्वार्टरली का कुछ स्क्रीनर बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है बनाना। यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक क्वार्टरली का नॉर्मल स्क्रीनर है, जो कि आप देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, और आप खुद भी इसे यूज़ कर सकते हो समझ के। तो यहाँ पे मैंने ये स्क्रीन चलाया, मुझे लगा यहाँ से कि ये कंपनी को मुझे डिटेल में एनालाइज करना चाहिए। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने इस कंपनी को देखा भी नहीं अभी तक। तो फ्रॉग सेल्सर्ट लिमिटेड एसएमई कंपनी है। तो पहले तो एसएमई कंपनी रिस्की कंपनीज होते हैं, छोटे कंपनीज होते हैं, और इनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि ये क्वार्टरली कॉन कॉल्स लाए, राइट। बट यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स पर अगर आऊँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्वार्टरली कंपनी यहाँ पे कॉन कॉल्स कर रही है, राइट। और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर हम देखें तो येस, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहा है, एक एसएमई कंपनी होने के बावजूद भी। ये एक ट्रिगर होता है, ट्रिगर्स में लास्ट में डिस्कस करूँगा आपके साथ सभी के सभी। तो यहाँ पे क्या है,
आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करोगे क्वार्टरली, तो पहले चीज़ तो ऑब्वियसली आपको वो पिछले सेशन में जो बिजनेस एनालिसिस का प्रोसेस बताया था वो फॉलो करना है। मैं वेबसाइट पे जाऊँगा, वेबसाइट को देखूंगा कि कंपनी आखिर करती क्या है, राइट। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, कंपनी करती क्या है, आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, ऊपर ही इन्होंने बताया है सब कुछ कि ये सारे प्रोडक्ट्स है, बाप रे बहुत सारे। तो ये सब कुछ आपको एनालाइज करना है, राइट, जैसे लास्ट सेशन में बताया था। फिर यहाँ पे अबाउट में हम पूरा पढ़ेंगे जो screener.in का है, ये इतना पूरा काम करना है, इससे हमें बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आएगी। और फिर हमें क्वार्टरली के जो फाइलिंग्स है उसमें डीप डाइव करना है। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले तो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी लाती है। अगर सिर्फ हम ऐसे ही रिजल्ट्स देखें तो पिछले जो वाई अगर हम कंपेयर करें क्वार्टरली भी, तो Q3 जो है अभी रिसेंट वाला दिसंबर में 91 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। पिछले सेम ईयर में जो क्वार्टर था उसमें 45 करोड़ का हुआ। तो 45 करोड़ से सीधे 91 करोड़ यहाँ पे, राइट, इट्स क्लोज टू डबल। एंड फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखेंगे तो 3 से सीधे 16 करोड़ हो गया है, राइट। तो यहाँ पे इतना तगड़ा जंप क्यों आया वगैरह, तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स नीचे ही आपको मिल जाता है। तो पहली चीज़ तो हम इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है क्वार्टरली का पूरा, जो कि इस तरीके से कुछ आता है। फिर यहाँ पे बीच में ऑडिटर का लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट होता है, राइट। इसको आप छोड़ सकते हो अभी फिलहाल के लिए, अभी हमें सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करना है। क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमने डिस्कस भी किया था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ओवर ईयर का यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे ईयर ओवर ईयर वाई जो है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 44 करोड़ का पिछले साल का रेवेन्यू था, अभी 91 करोड़ का है। फिर कौन से खर्चे अचानक से बढ़े तो वो भी हम देख सकते हैं। 26 करोड़ का रॉ मटेरियल्स यहाँ पे यूज हुआ, अभी यहाँ पे 53 करोड़ का डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है। एम्प्लॉय के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, 51 करोड़ का पिछले साल हुआ, अभी 57 करोड़ का हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, राइट। फिगर्स एक बार देख लेना, ये लैक्स में है क्या, ये लैक्स में है तो ये 51 करोड़ नहीं है, तो ये 5 करोड़ ही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक एनालिसिस करेंगे। आई नो ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट इसको आप एक्सेल पे भी सिंपली इसको कॉपी करके या PDF कन्वर्टर का यूज़ करके आप टू एक्सेल आप इजीली इसको एक्सेल में डाल के भी एनालाइज कर सकते हो, जो कि मैं पर्सनली करता हूँ। नहीं तो आप सीधे क्या करेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ हमेशा कंपनी यहाँ पे अर्निंग्स प्रेजेंटेशन भी लाती है, राइट। अर्निंग्स प्रेजेंटेशन लाती है यहाँ पे PPT। तो रिसेंट वाला जो अभी हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखा था, तो उसके साथ ये प्रेजेंटेशन आएगा कंपनी का, राइट। कब आया प्रेजेंटेशन, उसका डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऊपर दिखा देगा, जनवरी 21 को। एंड यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना है, राइट। इससे तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि इस पर्टिकुलर दिसंबर में, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर था 24, उसमें कंपनी ने क्या क्या किया और ये रेवेन्यू वगैरह और आगे आउटलुक क्या है, और इसका ही डिटेल्ड वर्जन कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट, जहाँ पे एनालिस्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये जो रेवेन्यू इतना इंक्रीज हुआ है ये सस्टेनेबल है या नहीं फ्यूचर में, फिर ये मार्जिन सस्टेनेबल है या नहीं, ये सारे क्वेश्चन एनालिस्ट पूछेंगे और उससे हमारा डीप डाइव अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। हम डिटेल में सारा एनालिसिस करके देखेंगे, हम पूरा केस स्टडी वाइज समझेंगे। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि आपको पहले अर्निंग्स प्रेजेंटेशन को देखना है अच्छे से, राइट। अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे कंपनी के, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के कारण ये सब कुछ हुआ है। बिजनेस का अपडेट्स दिया है कि की डेवलपमेंट्स क्या, ऑर्डर बुक का फिगर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में। आपको ऑर्डर बुक, कोई भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ऑपरेशनल मैट्रिक्स है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर और कॉन कॉल्स के अंदर देखने को मिलती है। वो आपको फेस पे नहीं देखने को मिलेगी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। फिर मैनेजमेंट कमेंट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैनेजमेंट का क्या कहना है, क्या गाइडेंस है, सब कुछ यहाँ पे वो देते हैं। और फिर नीचे इन्होंने मैनेजमेंट गाइडेंस का सेपरेट सेक्शन भी दे रखा है। तो गाइडेंस वाले कंपनीज को कैसे डील करना है, इनके साथ स्क्रीन कैसे करना है ऐसे कंपनीज को, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये अर्निंग्स प्रेजेंटेशन था जिसमें ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी अच्छे से सारी डिटेल्स दे रही है। फिर ट्रांसक्रिप्ट यानी वही कि जो एनालिस्ट का अर्निंग्स कॉल हुआ था उसका ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैनेजमेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उनका सारा मैनेजमेंट का नाम, एंड फिर उसके बाद जो मीडिएटर है वो, और फिर जो एनालिस्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनका नाम है यहाँ पे, राइट। कौन से एनालिस्ट है। तो यहाँ पे मॉडरेटर आता है, वो शुरुआत का इंट्रोडक्शन होता है कंपनी के बारे में। एंड देन यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर अपना पूरा कमेंट्री सब कुछ चीज़ें बताता है, एक्सप्लेन करता है कि इस क्वार्टर क्या क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस था वाज ड्रिवन बाय सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ 1 सॉल्यूशन फॉर मेजर प्रोजेक्ट्स एट नोएडा। तो कुछ प्रोजेक्ट्स मिले थे, उसका एग्जीक्यूशन होने के कारण ये बड़ा हमारा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस बताते हैं एक्सेट्रा, जिससे इन्वेस्टर्स को समझ में आए। फिर नीचे सारा डिटेल्स देने के बाद सारे एनालिस्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर मैनेजमेंट को वो जवाब देना पड़ता है। नॉर्मल Q&A सेशन, और Q&A को तो लाइन बाय लाइन पढ़ना ही है। अभी कॉम्प्लेक्सिटीज आपको समझ में आएंगी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक सीक्वेंस बताया कि पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना होता है आपको, यहाँ पे बिजनेस को समझने के बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स, फिर उसके साथ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पहले पढ़ना है, ये PPT जो है पहले पढ़ना है आपको। फिर आती है कॉन कॉल की बारी।
बट ऐसा भी नहीं है, अभी मैं कंप्लीट सीक्वेंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके पहले लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू सम टूल्स। तो कॉन्फ्रेंस कॉल्स और ये जो क्वार्टरली फाइलिंग्स है इसको एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स हैं जो कि आपको पहले ही रेडी रखना है। जैसे कि यहाँ पे इफ यू विल सी दिस आर सर्टेन टूल्स विच आई हैव लिस्टेड आउट। पहले तो स्क्रीनर.इन है जो कि सभी को पता है, स्क्रीनर.इन एनालिसिस करने के लिए। फिर तिजोरी फाइनेंस, स्क्रीनर.इन और तिजोरी फाइनेंस का हम यूज़ किस लिए करेंगे, कौन कौन नोट्स के लिए करेंगे, वो सब अभी हम डिटेल में करेंगे। यहाँ पे तिजोरी फाइनेंस क्या है ये टूल आपको बता देता हूँ जल्दी से, कोई भी न्यू इन्वेस्टर है तो उससे भी समझ में आ जाएगा। तो तिजोरी फाइनेंस आपको सिंपली वेब पे सर्च करना है और ये जो पहला है यही आपको सेव करके रखना है, राइट, बुकमार्क करके रखना है वेबसाइट पे। एंड देन यू विल सी समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह है, आपको साइन अप करना पड़ेगा, ये फ्री है वर्जन, कोई पेड वर्जन नहीं है। तो यहाँ पे वही कंपनीज का एनालाइज करना है हमें इस तरीके से, राइट। ये सब कुछ फीचर्स मिलते हैं और ये हमने डिस्कस भी कर लिया है पिछले सेशंस में। तो तिजोरी फाइनेंस ये दूसरा टूल है। तीसरा जो टूल है वो कौन सा है, तीसरा टूल है हमारा गो इंडिया स्टॉक्स। गो इंडिया स्टॉक्स को भी मैंने बुकमार्क किया है, ये वाला गो इंडिया स्टॉक्स, इसको भी सर्च कीजिए और इसको भी सेव कर लीजिए। इसका क्या यूज़ करना है अभी मैं बताऊंगा। ये तीसरा टूल हो गया। फोर्थ वाला टूल कौन सा है हमारा भाई, फोर्थ वाला टूल है हमारा तो फोर्थ वाला टूल कौन सा है हमारा, फोर्थ वाला टूल है हमारा तो फोर्थ वाला टूल कौन सा है हमारा, फोर्थ वाला टूल है हमारा stockinsights.ai। stockinsights.ai को भी वही सर्च करो और ये भी बहुत ही यूजफुल है पर्टिकुलर टूल। एआई टूल इन्होंने एआई को मिक्स किया है, राइट। तो stockinsights.ai है वेबसाइट ये, और यहाँ पे भी आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और इसमें कौन से फीचर्स यूज़ करने हैं मैं वो बताऊँगा। फिर आता है हमारा लास्ट वाला टूल जो है, अभी तक टोटल 4 टूल्स मैंने बता दिए। फिर लास्ट है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी का वो नॉर्मल वर्जन जो फ्री वाला वर्जन है हमारा, जैसे कि अगर वो भी बता दूँ मैं, यहाँ पे हमारा ये चैट जीपीटी जो है इसका हम यूज़ करेंगे। पर यहाँ पे मैं बता दूँ, फिर से पिछले सेशन में भी बताया था मैंने कि हम यहाँ पे कुछ समराइज करने के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। वी आर नॉट गोइंग टू समराइज द एंटायर रिपोर्ट बाय जस्ट अपलोडिंग द पीडीएफ फाइल ओवर हियर, rather we will use the artificial intelligence to enhance our understanding। हमें डिटेल में समझना है चीज़ों को, उसके लिए हम इस चैट जीपीटी का उपयोग करेंगे। वो कैसे करना है वो भी मैं अभी आने वाले समय में बताऊंगा। तो टूल्स वगैरह तो देख लिया अभी हमने सारे। अभी आती है बारी एनालिसिस के प्रोसेस को समझने की, कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस दैट वी नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम इनसाइट्स। तो कौन कौन से इन्वेस्टर पीपीटी के एनालिसिस के साथ सीधे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ स्क्रीनर.इन पे आएंगे हम, एंड देन ऑन स्क्रीनर.इन यहाँ पे अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स फ्रॉक्स सेल्साट का हमने एग्जांपल लिया था, राइट। अभी तो मैं आता हूँ हमारे प्रीवियस एग्जांपल के ऊपर जो कि है सोना BLW। इसके साथ हमने बहुत काम किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वगैरह सब कुछ। तो अभी इसी के साथ हम ये एनालिसिस करेंगे क्वार्टरली फाइलिंग्स का। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे कंपनी के, हम जस्ट एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देख तो सकते हैं कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, जो ग्रोथ रेट है रेवेन्यू का, वो यहाँ पे कम हो रहा है। द रेवेन्यू ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग, राइट, ईयर ओवर ईयर। तो ये ईयर ओवर ईयर का ग्रोथ रेट है, और अगर रेवेन्यू का ग्रोथ रेट कम हो रहा है ना, तो बेसिकली मार्केट को ये पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो साइन है डिमांड कम होने का और फ्यूचर में रेवेन्यू और कम आने का। तो इसलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस भी यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग विद इट। बट इसके पीछे और भी कारण होते हैं जो कि हमें समझ में आएंगे जैसे हम कॉन्कॉल्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 17% से अभी सिर्फ रिसेंट क्वार्टर में 11% का ही ग्रोथ है, पिछले साल के क्वार्टर में 15% का ग्रोथ रेट था। यहाँ पे रेवेन्यू तो बढ़ गया, राइट, बट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लिटरली कुछ भी नहीं बढ़ा। 233 करोड़ से 234 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ का डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नील, देयर इज नो ग्रोथ रेट एट ऑल, और मार्जिन भी कंप्रेस हो चुके हैं। 30% का मार्जिन 27% का ही हो गया, मार्जिन श्रिंक हुआ है यहाँ पे। फिर नेट प्रॉफिट का क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 134 से 151 हुआ है, ये अदर इनकम के कारण हुआ है, राइट। कोर बिजनेस ऑपरेशन के कारण नहीं हुआ है, ये अदर इनकम के कारण हुआ है। और EPS भी आप देख सकते हो। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्वार्टरली कैसा चल रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ उतना ठीक नहीं है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे भी कुछ अच्छा हुआ नहीं है। सो लेट्स गो हियर, और अभी हम अर्निंग्स प्रेजेंटेशन को देखते हैं।
जब भी आप एनालाइज कर रहे होंगे किसी कंपनी को, तो क्वार्टरली में पहले चीज जो पीपीटीज है, इन्वेस्टर पीपीटीज, इसको इस करंट ईयर के पूरे पीपीटीज को पढ़ लेने हैं, मतलब 4। तो मैं इस कंपनी का अभी रिसेंट पीपीटी पढ़ूंगा, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आप सीक्वेंस फॉलो करिए, तो आपको भी आसानी होगी समझने में आपकी कंपनी को। तो यहाँ पे मैं जिस सोना बीएलडब्ल्यू का अगर रिसेंट पीपीटी ओपन करता हूँ, तो Q3 का ये परफॉर्मेंस है सिंपल, Q3 एंड 9 मंथ्स फाइनेंशियल 25 अर्निंग्स प्रेजेंटेशन, यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। तो आर मैनेजमेंट का सेक्शन है, कौन कौन मैनेजमेंट है वो आप देख सकते हैं। सीईओ है ये ड्राइवलाइन बिजनेस के, राइट। फिर ये यहाँ पे सीटीओ है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, मिस्टर रोहित नंदा सीएफओ है, मिस्टर सैट मोहन गुप्ता यहाँ पे सीईओ है मोटर बिजनेस के। तो मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स होंगे, इसलिए वहाँ पे मल्टीपल सीईओज भी है। और फिर ये जो है विवेक विक्रम सिंह, ये मेन मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड सीईओ है पूरे ग्रुप के, राइट। तो ही इज अ मेन पर्सन ओवर हियर एंड अमित मिश्रा। तो फिर बिजनेस परफॉर्मेंस का हाईलाइट्स पहले आता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 12% का रेवेन्यू ग्रोथ था, वहाँ पे भी वही दिखाई दे रहा था। एबिटा में कुछ भी ग्रोथ नहीं था, ओनली 3% का है यहाँ पे ग्रोथ, राइट, विच इज़ वेरी लेस, और 27% का मार्जिन है। तो इसी के साथ में क्या करूँगा, ये जो पीपीटी है अभी रिसेंटली Q3 का ये पीपीटी है जनवरी का, तो मैं Q3 के पीपीटी को पिछले साल का Q3 जो है उसके साथ भी मैं एनालाइज कर सकता हूँ। मैं मैनेजमेंट कमेंट्री को ऐसे चेक करता हूँ हमेशा कि पिछले साल का जो पीपीटी है उसमें भी अगर हम ग्रोथ रेट को देखेंगे, तो यू कैन सी कि ये Q3 है फाइनेंशियल 24 का, पिछले साल रेवेन्यू ग्रोथ 13% का था, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो ग्रोथ था वो 22% का था, बट अभी यहाँ पे 3% का ही है। तो आप ऐसे साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हो एक के ऊपर एक कि पिछले साल का प्रेजेंटेशन के मुकाबले इस साल के प्रेजेंटेशन में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो आपको और अच्छा पिक्चर मिलेगा। फिर 14% का ग्रोथ है, ये सब कुछ है। फिर यहाँ पे आपको बीवी रेवेन्यू, अभी आपने बिजनेस को एनालाइज किया है बेसिक, राइट, हमने, तो आपने अगर पूरा अच्छे से एनालाइज किया है, ऊपर ओवरव्यू सेक्शन पढ़ा है आपने सोना कॉम्स का, यहाँ पे सब कुछ अपने वेबसाइट को चेक किया है एक्सेट्रा, तो आपको पता होगा बीवी मतलब बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है। तो जब आप सीक्वेंस वाइज प्रोसेस वाइज अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं पता है तो आप सिंपली यहाँ पे कॉपीलॉट से पूछ लीजिए या साइडर से पूछ लीजिए, राइट। आपको ये पेज समझना है अच्छे से, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे एंड डिस्क्राइब दबाइए, या आप अपना क्वेश्चन फ्रेम करके दीजिए कि एक्सप्लेन मी दिस, तो ये आपको बता देगा कि व्हाट इज दिस बीवी रेवेन्यू, क्या ग्रोथ है क्या नहीं है। तो टोटल रेवेन्यू का कितना ग्रोथ हुआ है, साइडर फ्यूजन है ये टूल बाय द वे, इसके बारे में भी मेरे सेशन 1 में ही बताया था। फिर एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर यहाँ पे बेवरेज रेवेन्यू बता रहा है, बैटरी इलेक्ट्रिकल रेवेन्यू नहीं, तो इसको और अच्छे से बताना पड़ेगा कि ये किस कंपनी का प्रेजेंटेशन है, तो ये गलत आपको बता देगा। तो यहाँ पे आपको फिर से प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली कि ये कंपनी कौन सी है, सोना कॉमस्टार है, ऑटो मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है, तो फिर ये अच्छे से आपको बता देगा। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसे कंटेक्स्ट देना पड़ेगा ना एटलीस्ट कि कंपनी कौन सी है, राइट, वाइल टेकिंग द स्क्रीनशॉट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर इसको हम बाजू में करते हैं अभी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, 9 मंथ्स फाइनेंशियल हाईलाइट्स। तो पहले चीज़ कि आपको ईयर ओवर ईयर आप कंपेयर करके देखोगे, तो सो दैट यू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग। फिर नीचे आऊँगा मैं, ये जो पीपीटी है मैंने खोला था अभी Q3 का, फिर ये अक्टूबर मतलब Q2 का है। तो Q2 Q2 जो है अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर वाला, तो उसमें क्या हुआ ये भी मैं ओपन करूंगा। तो पहले मैं सीधे 4 क्वार्टर Q1 Q2 Q3 Q4 ये पहले सारी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ लूंगा मैं, राइट। फिर जुलाई का जो है ये Q1 है, तो ये Q1 भी पढ़ लूंगा। तो पहले प्रेजेंटेशन चारों के चारों पढ़ने से क्या होगा ना, इट विल बेसिकली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, कि ट्रेंड चल क्या रहा है कंपनी ने। यहाँ पे अगर आप पिछला कॉल अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था। तो यहाँ पे इन्होंने एक्विजिशन के बारे में यहाँ पे पहले ही इमेज दिया है ट्रेन का, मतलब कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने पहले ही बताया है कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड का रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन इन्होंने एक्वायर किया है, राइट। और इनका जो विजन है वो भी चेंज हुआ है, वो ब्रॉडर हुआ है। अभी ये सिर्फ ऑटो मोबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, ये वाइडर मोबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है। सिर्फ ऑटोमोबाइल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ड्रोन्स और जो भी मोबिलिटी है उसको ये कैटर कर रही है। तो ट्रेन के सेगमेंट में भी, रेलवेज के सेगमेंट में भी अभी ये एंटर कर चुकी है। तो वही सारी चीज़ें इसका यहाँ पे डिटेल्स दे रखा है इन्होंने, राइट। तो पहले के पहले ही पीपीटी पढ़ने से आपको क्विकली अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि ये सब चीज़ें हुआ है, और कॉन कॉल्स पढ़ते वक्त आपको मुश्किलें नहीं आएंगी कि ये क्या है वो क्या है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल द डिटेल्स कि एक्विजिशन कैसा हुआ है, क्या कितना इन्वेस्टमेंट था, और क्यों ये बेसिकली क्यों ये एडवांटेजियस हो सकता है सोना कॉमस्टार के लिए, इस एक्विजिशन से क्या बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे ब्रेक सिस्टम इज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट सेगमेंट, इस पर्टिकुलर एक्विजिशन जो एस्कॉर्ट्स कुबोटा है इनका रेलवे इक्विपमेंट, ये ब्रेक सिस्टम्स में ऑलरेडी लार्जेस्ट प्लेयर है यहाँ पे। फिर उसके बाद और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा है, राइट। फिर रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन जो कंपनी को एक्वायर किया गया है उसका रेवेन्यू का ट्रेंड कैसा रहा है, तो 16% यहाँ पे देखिए एबिट मार्जिन यहाँ पे डार्क ब्लू में है, और ROC ऊपर ही जा रहा है,
तो रेलवेज का यहाँ पे डिवीजन जो है एस्कॉर्ट्स कोबल्ट एलिमेंट्री का वो 57% पर है, जो 38% पे था फाइनेंशियल 21 में। तो 3 साल पहले 3 साल का ट्रेंड अगर हम देखें तो देन इट इज गोइंग अप ओनली, राइट, वी कैन क्लियरली सी 4 ईयर्स का ट्रेंड। तो यहाँ पे एक अच्छी कंपनी को एक्वायर किया है बेसिकली, और उसे और उसका और यहाँ पे बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है सोना कॉमस्टार बाय द एक्विजिशन। तो रेलवे इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट फॉर्म्स ऑफ मोबिलिटी, क्योंकि इनका मेन वही ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करना। तो एक्विजिशन ऑफ रेलवे, क्या इंटरप्राइज वैल्यू, किस भाव पे इन्होंने खरीदा है, 16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने इस एक्विजिशन के लिए, मतलब 1600 करोड़ का, राइट। स्लम सेल था ये। एक्विजिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी ईपीएस एक्रेटिव फॉर सोना कॉमस्टार फ्रॉम ईयर 1, पहले साल से ही ये जो एक्विजिशन हुआ है ये बेनिफिट दे देगा कंपनी को। सो ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, अगेन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ साइडर फ्यूजन, इट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अच्छे से डिटेल में समझना है हर एक पेज को स्क्रीनशॉट ले लेके। तो पहले आपको इसी तरीके से इन्वेस्टर पीपीटीज को पढ़ लेना है एक साल का पूरा, जो कि 4 क्वार्टर होता है। तो चारों क्वार्टर का आपको इन्वेस्टर पीपीटीज यहाँ पे रेफर करना है एंड पढ़ लेना है, एंड देन जाके आप जो कॉनकॉल्स है ना, कॉनकॉल्स को पढ़ना कैसे है मैं बताता हूँ। कॉनकॉल्स को आपको लेटेस्ट कॉनकॉल सिर्फ आपको नोट्स देखना है एक बार ऊपर से कि क्या हुआ, एक ऐसा ही आइडिया लेना है कि यहाँ पे ये नोट्स है कॉनकॉल के नोट्स, दिस इज वेरी हेल्पफुल। और यहाँ पे लिमिट होता है screener.in का 10 पर मंथ, सिर्फ 10 ही आपको ये अलाउ करता है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको कुछ प्रीमियम वर्जन अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो बिल्कुल, बट मैं क्या करता हूँ कॉनकॉल नोट्स है यहाँ पे, फिर इसके अलावा तिजोरी फाइनेंस में भी सेम फीचर है। तो यहाँ का यूज़ हो गया तो मैं मल्टीपल ईमेल आईडीज यूज़ करता हूँ, और तिजोरी फाइनेंस पर जाके मैं सिंपल यहाँ पे भी वही फीचर है कॉनकॉल नोट्स का, कॉन्फ्रेंस कॉल समरी। तो यहाँ से मैं ज़्यादा बेसिकली तिजोरी फाइनेंस पर आके मैं ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ इन चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि एनुअल रिपोर्ट का यहाँ पे सेक्शन सेपरेट है, अर्निंग्स रिलीज जो प्रेस रिलीज होता है कंपनी का उसका भी सेक्शन अलग है, और फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अलग है। अर्निंग्स रिलीज एक एडिशनल प्रेस रिलीज करती है कंपनी जस्ट जब वो रिजल्ट लॉन्च करते हैं, जैसे कि ऐसा सोना BLW ने क्या क्या किया अचीवमेंट यहाँ पे, एंड मैनेजमेंट कमेंट्री आता है कि फाइनेंशियल हाइलाइट्स आता है, 12% का वाई ग्रोथ हुआ, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना ग्रोथ हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एक कमेंट्री आता है जिसमें गाइडेंस आउटलुक सब कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे एडिशनली वी रिसीव्ड आवर सेकंड प्रोडक्ट ऑर्डर, कुछ ऑर्डर मिला है सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर वर्टिकल से, फिर 39% का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, एंड एक्सेट्रा। ये कमेंट्री बता रहे हैं, राइट, जिससे एक अच्छा व्यू मिलता है कंपनी का। और फिर की डेवलपमेंट्स क्या क्या हुआ है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इन प्रेस रिलीज। तो प्रेस रिलीज भी इंपॉर्टेंट होता है जो कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो अभी हमने देखा सेम, एंड कॉन्फ्रेंस कॉल्स, और फिर यहाँ पे है कॉन्फ्रेंस कॉल की समरी। तो जो रिसेंट वाला है हमारा क्वार्टर, जो कि दिसंबर वाला, ये वाला, इफ आई विल जस्ट जूम इट अप, तो ये दिसंबर 2024 क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 24। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम कि सेंटीमेंट क्या रहा है, न्यूट्रल रहा है सब कुछ। मतलब Q3 का परफॉर्मेंस कैसा था, 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसा था, ऑर्डर बुक क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन उनका की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज क्या है, जोग्राफिकल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्योंकि कंपनी मेजरली एक्सपोर्ट करती है तो वो भी इन्फॉर्मेशन है। मतलब सब कुछ जो भी कॉन्कॉल्स में डिस्कस हुआ है उसके नोट्स से ये, एंड काफ़ी डिटेल्ड है ये। तो सोना कॉमस्टार और तो screener.in और तिजोरी फाइनेंस का यूज़ मेनली ये कॉनकॉल नोट्स के लिए आपको करना है क्वार्टरली फाइलिंग्स में, राइट। यहाँ से भी आप नोट्स रेफर कर सकते हो, एंड तिजोरी फाइनेंस से भी आप कर सकते हो। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पीपीटीज तो पहले पढ़ लेने, ये समझ में आ गया आपको। अभी तिजोरी फाइनेंस पर आके ना आपको हमेशा यहाँ पे Q4 वाला जो कॉनकॉल है वो पहले पढ़ लेने हैं। पिछले 3 साल का मिनिमम, पिछले 3 सालों के आपको कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, बट उसका सीक्वेंस बता रहा हूँ। टोटल 12 कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो गए, वो तो हमें ट्रैक करना ही है कंपनी में, बट पहले Q4 के अगर पढ़ने हैं आपको, अगर आप स्टार्टिंग से रिसर्च कर रहे हो कंपनी का, तो क्वार्टर 4 से शुरू कीजिए पहले, क्योंकि जो क्वार्टर 4 होता है वो एंड होता है आपका, जो कि है मार्च वाला। तो फाइनेंशियल 2024 जो मार्च वाला है ये कॉल, इसका मैं समरी पहले पढ़ लूंगा कुछ जो भी हुआ है, और ये Q4 पढ़ने के बाद फिर मैं मेन कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ूंगा, जिससे मुझे आसानी होगी। मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि किस तरीके से पढ़ना है। फिर मार्च का तो आपको Q4 वाले सारे कॉन्कॉल्स पढ़ लेने हैं फर्स्ट, क्योंकि जब साल खत्म होता है तो वो पूरा ही आप एक पिक्चर देते हैं कि इस साल हमने क्या किया, और फिर एनालिस्ट अगले साल का भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो Q4 के कॉन्कॉल्स में दरअसल ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू दैट फर्स्ट रीड Q4 कॉन्कॉल्स, जिससे आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। तो Q4 के कॉन्कॉल्स पहले पढ़ेंगे हम, राइट। Q4 के इस साल का पढ़ूंगा, पिछले साल का पढ़ूंगा, एंड 2022 का भी पढ़ूंगा, 3 साल का मिनिमम पढ़ लूंगा, एंड फिर मैं शुरू करूंगा लेटेस्ट डेवलपमेंट समझना। फिर जून, सितंबर, दिसंबर, Q1 और फिर Q3, Q4, इस तरीके से मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। पर पहले मार्च का मुझे पढ़ना है। फिर अभी आते हैं पढ़ने के ऊपर कि कैसे पढ़ना है और किस तरीके से हमें ChatGPT का मदद लेना है समझते वक्त। तो बहुत ही सिंपल है। पहले चीज, हमें कॉनकॉल्स और अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में किन चीजों को देखना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है।
अर्निंग्स प्रेजेंटेशन, वही इन्वेस्टर पीपीटीज, ऑपरेशनल मैट्रिक्स, इंडस्ट्री इनसाइट्स। तो आपको जब भी अभी प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा सीधे ऑपरेशनल मैट्रिक्स और इंडस्ट्री इनसाइट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सीधे अभी आप, और मैं चलता हूँ screener.in पे फिर से। तो यहाँ पे लेट्स से कि कोई कंपनी है, सोना BLW लेते हैं फिर से, तो सोना BLW हो या कुछ भी कंपनी हो, तो इन्वेस्टर पीपीटीज में अभी हमने देखा था मैनेजमेंट का वो सब कुछ होता है। फिर उसके बाद आपको ऑर्डर बुक जैसे या बहुत सारे की ऑपरेशनल मैट्रिक्स मिलते हैं जो KPIs होते हैं। जो आपका ये चीज़ है, ये नॉर्मल रेवेन्यू, एबिटा, ये तो हम सभी लोगों को पता है, ऊपर फेस पे भी दिखाई देता है, राइट। ये तो आपको screener.in पे सीधे यहाँ पे भी दिखाई देगा कि सेल्स कितना हुआ, एबिटा कितना हुआ और नेट प्रॉफिट कितना है। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको KPIs बता रहा हूँ, जो कि ऑर्डर बुक होता है या हॉस्पिटल के कंपनीज के लिए कुछ अलग हो सकते हैं, राइट। मैं अभी वो भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए साइजेबल एंड इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन ईवीज, तो ईवीज के ऊपर इनका मेजर फोकस है। सोना BLW का नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा रेवेन्यू आता है, एंड बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इनका ज्यादा फोकस है यहाँ पे इस सेगमेंट पे, जहाँ पे अभी इनका टोटल रेवेन्यू का लगभग 36% का कुछ रेवेन्यू शेयर है, राइट। और यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बता भी रखा है कि 36% ऑफ द जो प्रोडक्ट रेवेन्यू है, जो टोटल रेवेन्यू है, उसका 36% BEV सेगमेंट से ही आता है, राइट। जो कि पहले अगर पिछले साल का देखें, अभी 36% अभी है करंटली, पिछले साल कितना था, ये नेचुरल क्वेश्चन आना चाहिए आपको कि व्हाट वाज दिस परसेंटेज ऑफ शेयर इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर का अगर हम देखें तो अभी यहाँ पे हम, हाँ, Q3 फाइनेंशियल 24, तो पिछला साल का प्रेजेंटेशन मैंने ओपन किया है और 28% था। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, द प्रोडक्ट रेवेन्यू शेयर फ्रॉम BEV इज इंक्रीजिंग, right, in a year from 28% to 36%, there is a good jump, right, of 8%। तो ये आपको समझ में आता है कि yes, BEV जो हाई ग्रोथ सेगमेंट है उसमें यहाँ पे प्रोडक्ट रेवेन्यू शेयर बढ़ रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट यू गेट हियर ओनली। फिर उसके बाद कितने ऑर्डर्स जीती थी, पिछले साल का प्रेजेंटेशन है, तो देखो पिछले साल बहुत सारे ऑर्डर्स जीते थे यहाँ पे, मतलब डिमांड का सिनेरियो था। तो आपको ऑर्डर्स, ये जो पेज है इससे आपको क्लियरली समझ में आता है, ऑर्डर बुक वही तो बताता है कि कितने ऑर्डर जीत रही है कंपनी, ज्यादा ऑर्डर जीत रही है मतलब ज्यादा डिमांड है। तो यहाँ पे 345 करोड़ का ऑर्डर जीता, 570 करोड़ का ऑर्डर जीता, ये सेपरेट ऑर्डर से, ये नया कस्टमर से ऑर्डर जीता, ये एग्जिस्टिंग कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, राइट। तो टोटल यहाँ पे आप कर लो कितना होता है, बहुत होगा यहाँ पे, राइट। टोटल इट विल बी मोर देन 9,000 समथिंग। तो यहाँ पे अगर इस साल का प्रेजेंटेशन देखें हम कि इस साल कितना यहाँ पे ऑर्डर जीता है, तो यू विल सी दैट एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही यहाँ पे 300 करोड़ का ऑर्डर जीता है, एक ही यहाँ पे ऑर्डर है, इतना ही 300 करोड़ का है। पिछले साल ज्यादा जीता था, पिछले साल डिमांड का एनवायरमेंट अच्छा था। यहाँ से इतना तो समझ में आ रहा है कॉमन सेंस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे देखने का, एनालाइज करने का, कॉन कॉल्स में भी उन्होंने यही बात किया है कि डिमांड साइड पे इश्यूज है। तो ये वो दिखाई दे रहा है हमें साफ साफ कि ऑर्डर यहाँ पे कम आ रहे हैं, राइट। डिफरेंशियल असेंबली का ऑर्डर है, किस चीज का ऑर्डर है। फिर उसके बाद ऑर्डर बुक का साइज कितना है, टोटल 232 बिलियन का है, ऑर्डर बुक का साइज में मिल गया। ये KPI है आपका, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जितना ऑर्डर्स है। आपको पता है अगर सोना कॉमस्टार का रेवेन्यू यहाँ पे अच्छा बढ़ भी जाता है बहुत ज्यादा, लेट्स से एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर यहाँ पे 868 से 1200 करोड़ हो जाता है, बहुत तगड़ा हो जाता है, बट कुछ भी ऑर्डर्स नहीं आते, कुछ भी ऑर्डर्स नहीं आते, तो भी ये शेयर प्राइस जो है कंपनी का, ये अच्छा रेवेन्यू देख के छलांग नहीं मारेगा। इट विल नॉट गो अप जस्ट बाय लुकिंग एट द हाई रेवेन्यू ग्रोथ, बिकॉज द मार्केट इज फ्यूचर डिस्काउंटिंग मशीन। मार्केट को डिमांड चाहिए, ज्यादा रेवेन्यू का, फ्यूचर का पोटेंशियल चाहिए। आज ज्यादा रेवेन्यू आया ठीक है, बट आगे भी ऐसा रेवेन्यू आ सकता है क्या, वो मार्केट देखता है। तो वो कैसे समझ में आएगा, ऑर्डर्स को देख के, ऑर्डर बुक को देख के। तो ये जो ऑर्डर बुक है मेरा 232 बिलियन का, तो इस बार आप कंज्यूम, आपने 6 बिलियन का यहाँ पे ऑर्डर कंज्यूम किया, इतना आपने प्रोडक्शन किया, फिर 7 बिलियन का ऑर्डर ऐड भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका नेट ऑर्डर बुक जो है वो यहाँ तक है। तो ये और भी इंक्रीज होगा, देन वो फ्यूचर डिमांड दिखाता है आपका। फिर ये टोटल 232 बिलियन जो है 23,200 करोड़ का जो ये आपका ऑर्डर बुक है, इसका टोटल सेगमेंट ईवी का कितना है, इसमें जो ईवी का पोर्शन है वो कितना है, दैट इज 76%। So the portion of the electric vehicle in this order book size is 76%। तो जो हाई ग्रोथ सेगमेंट है वहां से ही आ रहा है, पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही ज्यादा पोर्शन है उसमें। और नॉन ईवी जो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपका पेट्रोल आइस वाला पार्ट, वो यहाँ पे सिर्फ 24% ही है, राइट, जो हाई ग्रोथ सेगमेंट नहीं है उतना। तो यहाँ पे नीचे इन्होंने दे रखे हैं कि कौन से प्रोग्राम्स है और कौन से टाइप के कस्टमर्स है। तो पैसेंजर व्हीकल, आपका पैसेंजर व्हीकल है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स के ऑर्डर्स है यहाँ पे 10% के, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए ज्यादा ऑर्डर्स है। और पैसेंजर व्हीकल्स में अगर डिमांड साइड इशू आ जाता है तो कंपनी का यहाँ पे वाट लग गया, राइट। अगर वहां पे पैसेंजर व्हीकल को कुछ भी होता है तो, क्योंकि इस सेगमेंट से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, राइट। यहाँ से टोटल 20 प्रोग्राम्स, मतलब प्रोजेक्ट्स इतने मिले हैं 10 कस्टमर से 20 प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, या टोटल अभी तक। फिर उसके बाद
कमर्शियल व्हीकल एंड ऑफ हाईवे ट्रैक व्हीकल में क्या है, ये सारा पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल एंड ऑफ हाईवे ट्रैक व्हीकल को ये यहाँ पे कैटर करते हैं। यहाँ पे नीचे इन्होंने और यहाँ पे बता रखा है प्रोडक्ट रेवेन्यू। तो केपीआईज मतलब ही ये कि आपका जो मेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो क्या है बाय मार्केट सेगमेंट, इसको इस पर हम आएंगे अभी कॉन कॉल के वक्त, ये की डेवलपमेंट ये सब कुछ देखेंगे। नीचे आता हूँ हमें सीधे मार्केट शेयर मुझे आपको दिखाना है। तो यहाँ पे नीचे आपको मार्केट शेयर का भी डाटा दिखाई दे देगा क्योंकि मार्केट शेयर ऐसा डाटा जो है ना ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब ये एनुअल रिपोर्ट्स में कहीं तो भी कोने में एमडी एंड ए में वगैरह होता है, इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट, ये आपको इजीली नहीं मिलता। तो यहाँ पे 4.5% से 8.8% हो गया है। 2019 में 4.5% का ही शेयर था ग्लोबल डिफरेंशियल गियर्स में, जो कि आज बढ़ के 8.8% हो गया है, राइट, इट्स क्लोज टू डबल। और यहाँ पे भी स्टार्टर मोटर्स में भी 2.5% से 4.4% का यहाँ पे ग्लोबल मार्केट शेयर हो चुका है। और पैसेंजर व्हीकल्स कितना कंट्रीब्यूट करता है वो सब कुछ है यहाँ पे। तो मार्केट शेयर वगैरह ऐसा डाटा जो है केपीआईज जो है वो आपको यहाँ पे अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में दिखाई देते हैं, और तिजोरी फाइनेंस जो है ना वो मार्केट शेयर वगैरह वो सब सारा जो अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में डाटा दे रखा है उसको एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने यहाँ पे दे देता है तुरंत। तो आपको अनस्ट्रक्चर्ड डाटा अगर चाहिए ना, आपको मार्केट शेयर ढूंढना है किसी कंपनी का, अगर आपका कंपनी क्लेम करता है कि वो लीडर है उस सेगमेंट में, तो भाई तिजोरी फाइनेंस पे जाओ, देखो उसका रेवेन्यू सेगमेंट क्या है, इसका सोर्स भी वो बता देते हैं। तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप वो तो हमें पता ही, अभी हमने देखा था डिफरेंशियल गियर से इनका ज़्यादा इनकम आता है और पैसेंजर व्हीकल से ज़्यादा इनकम आता है, वो दिखाया है इन्होंने। फिर ऑपरेशनल मैट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि ये रेडीली आपको दे देता है, ऑर्डर बुक एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे एक ही है, राइट, और इसका सोर्स क्या है हमेशा देखना, क्योंकि हमें ऐसे डिपेंडेंट नहीं रहना है सिर्फ टूल्स के ऊपर, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से डाटा लिया गया है, राइट। तो ये आपको बता देगा कि अर्निंग्स प्रेजेंटेशन ही आएगा यहाँ पे, ऑर्डर बुक एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से इन्होंने लिया है डाटा 8680 करोड़, और ये हाईलाइट करते हैं इस तरीके से, और ये इन्होंने डिवाइड किया है सिंपली, दैट इज हाउ दे आर टेलिंग यू द सोर्स। फिर मैं यहाँ पे अगर ऑपरेशनल मैट्रिक्स, अगर आप ऊपर जाओगे और मैं कोई कंपनी यहाँ पे ओपन करता हूँ यथार्थ हॉस्पिटल, तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस का रोल ही ये है कि आपको ऑपरेशनल मैट्रिक्स को ट्रैक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑपरेशनल मैट्रिक्स हैं। एवरेज डेली रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड, राइट, एवरेज डेली रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड कितना है, ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कितना है, इसका ट्रेंड, और इसको कंपेयर करना है सीधे केपीआईएस के साथ। अगर कोई मुझे कंपनी यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे प्रीमियम फीचर है ये, इट विल नॉट अलाउ मी, बट यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसको क्या करना है, फिर आपको ये तो समझ में आ गया ऑपरेशन मैट्रिक्स, पर इससे बढ़िया चीज़ आप क्या करो ना, सीधे लॉन्ग कट लो, जो कि है हमारा, हम जाएंगे यहाँ पे सीधे अर्निंग्स प्रेजेंटेशन के ऊपर, अर्थात यथार्थ हॉस्पिटल के ऊपर, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यहाँ पे अर्निंग्स प्रेजेंटेशन पर जाके जो रिसेंट वाला पीपीटी है वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि इस साल का मैं पूरा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ लूंगा, ऑपरेशनल मैट्रिक्स क्या है और उसको कंपेयर करूंगा पीयर्स के साथ। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ते ही इसी के लिए है कि बेड कैपेसिटी कितनी है, टोटल 2300 की बेड कैपेसिटी, ऑक्यूपेंसी 61% है, राइट। अगर किसी को हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में पता है तो वो इस टर्म्स को इजीली जानता होगा। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, कितना रेवेन्यू आप कमा रहे हो, टोटल बेड कैपेसिटी इतनी है, और 61% ही उसका 2300 का बेड ऑपरेशनल बेड्स चल रहे हैं, और उस ऑपरेशनल बेड्स के ऊपर आप 30,614 रुपीज आप चार्ज करते हो पर डे का बेड के लिए, हर एक बेड के लिए। तो और एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, जो कस्टमर्स, जो पेशेंट्स है, कस्टमर्स बोल रहा हूँ मैं, जो पेशेंट्स है वो अराउंड 4 डेज के लिए वहाँ पे रहते हैं, राइट, प्रेजेंट रहते हैं। तो 4 डेज के लिए रहते हैं, क्या है क्या नहीं, तो ये सारे केपीआईज होते हैं। अगर ये पर्टिकुलर थिंग वाई यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि रेवेन्यू पे भी वहाँ पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा हॉस्पिटल के। और ये सेम चीज़ अगर आप नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे कई बार बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है कि QIP इस कंपनी ने किया था 625 करोड़ का, उसका यूज़ कहाँ कहाँ करिए। तो डेट रिपेमेंट करने के लिए 95 करोड़ यूज़ कर रही है, एक्विजिशन करने के लिए 151 करोड़ यूज़ करने वाली है, और मेडिकल इक्विपमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है 217 करोड़ वहाँ पे यूज़ करने वाली है। क्या सिचुएशन, एक्विजिशन किस किस कंपनी का कर रहा है उसका पूरा डिटेल है यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे इन्होंने अच्छे से की इन्वेस्टर्स और की पैरामीटर इंडिकेटर्स भी बताए हैं। यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ ऑपरेशन, और यहाँ पे पूरा दिल्ली में इनका प्रेजेंस है, डोमिनेंट प्रेजेंस है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इनका। तो यहाँ पे देखिए बेड्स कैपेसिटी कितना है, कंसेंसस बेड, नंबर ऑफ ICU बेड्स, ऑक्यूपेंसी रेट एंड एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। इसका एनालिसिस करना है आपको अच्छे से। देन सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका एनालिसिस करना है मुझे, देन आई विल आस्क द साइडर वही सेम चीज़, नहीं तो मैं Ctrl+Shift+S करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लूँगा इस तरीके से,
कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं चैट जीपीटी के ऊपर इस पर पेस्ट कर दूँगा, राइट। और अभी बताना पड़ेगा कि दिस इज़, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपको ये जो प्रेजेंटेशन है वो यथार्थ हॉस्पिटल का है और ये पर्टिकुलर पेज स्लाइड मुझे एनालाइज करके दो। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया, राइट, कि एनालाइज करो ये पेज और मुझे एक्सप्लेन करो सिंपल लैंग्वेज में। इसने सारी इंपॉर्टेंट डाटा और यहाँ पे एकदम ही अच्छे से कि नोएडा एक्सटेंशन जो है ये बिगेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर है और ऑक्यूपेंसी रेट भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है रीजनल वाइज। फिर उसके बाद अपकमिंग एक्सपेंशन इंप्रूव कर सकता है यथार्थ का मार्केट पोजीशन। तो जो भी डिटेल में एनालाइज कर रहा है वो इस तरीके से, जो भी जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी आती है दैट पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट यू हैव टू टेक एंड अपलोड इट ऑन द चैट जीपीटी एंड वहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल देना है। अभी यहाँ पे आपको ये टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं कि ARPOB क्या होता है, वो भी आप डाल दो, इट विल एक्सप्लेन यू, राइट। वहाँ पे डाल दो कि एक्सप्लेन एज इफ आई एम अ 15-year-old और 10-year-old, ये और सिंपल करके बता देगा। इट्स वेरी वेरी पावरफुल। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का रोल तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे KPIs मिलते हैं ऑपरेशनल मैट्रिक्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से आपको KPIs तुरंत एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। ये डाटा है इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ऑपरेशन मैट्रिक्स क्या चल रहा है, आउटलुक की डेवलपमेंट क्या है, ये मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से आपको इसको एनालाइज करना है एंड ये लेना है। मैं अभी केस स्टडी आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं वापस उस प्रेजेंटेशन के ऊपर। यहाँ पे देखिए इन्होंने पीयर्स के साथ भी कंपेयर करके दिखाया है यथार्थ ने कि नंबर ऑफ बेड वाइज, रेवेन्यू वाइज, ROC वाइज यथार्थ हॉस्पिटल, अपोलो, मैक्स, फोर्टीज, नारायण हृदयालय इनके मुकाबले कैसा कर रहा है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। पर अभी हम आते हैं हमारे मेन एग्जाम्पल के ऊपर जो कि सोना BLW फोर्जिंग्स लिमिटेड। तो KPIs को लेना कैसे है, एनालाइज कैसे करना है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का रोल समझ में आ गया। अभी ऑन अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल जब PPT पढ़ के हो जाएगा आपका पूरे 4 क्वार्टर्स का इस साल का, फिर आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ोगे, लेटेस्ट वाला नोट्स पढ़ोगे एंड अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल में किन किन चीजों को आपको देखना है। पहले चीज मैनेजमेंट का टोन, जो सेंटिमेंट आपको दिखाएगा कि मैनेजमेंट, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा था फ्रॉग सेल्स चार्ट में कि उन्होंने जो दिखाया यहाँ पे, अगर मैं फिर से वहाँ पे लेके चलो आपको कॉन कॉल पे, उनके कहाँ पे गया इनका कॉन कॉल, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने शुरू किया तो यहाँ पे देखिए क्या सेंटिमेंट है, कैसा टोन है, आप खुद बता दोगे। एट फ्रॉग सेल्स वी आर प्राउड टू बी एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे इन्होंने आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट आवर परफॉर्मेंस दिस क्वार्टर हैज बीन आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि सेंटिमेंट क्या है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो क्यों आए हैं ये सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा, बट सेंटिमेंट मैनेजमेंट का टोन समझना जरूरी है पहले चीज, तो जो कि आपको समझ में आ जाएगा। और वहाँ पे AI कॉन कॉल नोट्स में भी आपको दिखाई देता है कि सेंटिमेंट कैसा है। फिर रीजन फॉर द करंट परफॉर्मेंस क्या है, अगर करंट परफॉर्मेंस में आपको दिखता है कि मार्जिन कम हुआ है ईयर ओवर ईयर, तो वो क्यों कम हुआ है सब कुछ समझना है। डिमांड साइड पे क्या हो रहा है, सप्लाई साइड पे क्या हो रहा है, इसका भी नोट्स ले लो, मुझे ये आपको ऐसे नहीं बताना है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं ये शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो कॉन कॉल्स पढ़ते वक्त अभी मैं टूल पे आऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू है वो डिमांड को दर्शाता है, जो इसका ग्रोथ रेट है वो डिमांड को दर्शाता है, राइट, ये वाला। तो जब भी डिमांड साइड पे कुछ पिकअप होने वाला हो तो समझ लेना कि सेल्स का ग्रोथ बढ़ने वाला है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। एक्सपेंसेस सप्लाई साइड पे इश्यूज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल साइड, इसका मतलब क्या है, एक्सपेंसेस पे कुछ ना कुछ होने वाला है, सब कुछ लिंक है। तो कॉन कॉल पढ़ते वक्त आपको टिक करते जाना है कि सेल्स के लिए अच्छा होगा क्या, एक्सपेंसेस पे क्या इंपैक्ट होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन पे क्या इंपैक्ट होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्जिन पे क्या इंपैक्ट रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि उसके बेसिस पे शेयर प्राइस काफी, उसका मूवमेंट जो कोरिलेशन है शेयर प्राइस का मूवमेंट का मार्जिन के साथ इन द लॉन्ग टर्म इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मार्जिन पे क्या इंपैक्ट रहेगा वो हमें समझना है कॉन कॉल्स को पढ़ के। और इसके लिए एक टूल है जो यह काम बहुत ही आसान कर देगा कि कौन सा लाइन आइटम के लिए अच्छा है, कौन से लाइन आइटम के लिए बुरा है उस कंपनी का। तो वो टूल है गो इंडिया स्टॉक्स, जहां पर आपको क्या करना है अभी मैं बताता हूँ आपको। लेट्स से आप एनालाइज करो किसी भी कंपनी को, अभी सोना BLW को लेते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाना है, सर्च करना है कंपनी का नाम, फिर रिसोर्सेज पर आ जाना है। रिसोर्सेज पर आ जाने के बाद यहाँ पे सारे वही डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, पर यहाँ पे इसका काम नहीं है। अभी आ जाएंगे एनालाइजर पर। अभी ये जो एनालाइजर है ना, ये ट्रांसक्रिप्ट एनालाइजर है, लिंग्विस्टिक एनालिसिस जिसको बोलते हैं, वो चीज़ कर रहा है। अभी यहाँ पे देखिए बहुत पावरफुल है, सेंटिमेंट एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी और आप बहुत ही फास्ट वे में एनालाइज कर सकोगे। तो रेवेन्यू, कॉस्ट, मार्जिन, कैश फ्लो, ग्रोथ, डेट, अदर्स। तो यहाँ पे ग्रोथ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मार्जिन इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू और कॉस्ट सब कुछ ही वैसे इंपॉर्टेंट है, बट ग्रोथ पे क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड है ऊपर कि रिसेंट क्वार्टर में जो दिसंबर था, इसमें रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कॉस्ट के लिए कुछ ना कुछ बुरा चल रहा है। सोना BLW में जो कॉस्ट है वहाँ पे इशू हो सकता है, मतलब कॉस्ट बढ़ सकता है, ऊपर एक्सपेंसेस खर्चे बढ़ सकते हैं, उसके कारण प्रॉफिट्स नीचे जा सकते हैं। तो कुछ कॉस्ट पे क्या बोला है, लेट्स से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस बॉक्स पर एंड यहाँ पे देखेंगे कि क्या चीज़ें
यहाँ पे बोली गई है कि इट हैज चैलेंजेस इन पॉकेट, इट हैज चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन। तो वो पर्टिकुलर स्निपेट आपको दे देगा कि क्या चीज़ है। योर पॉइंट अबाउट द चाइना मार्केट इज एक्चुअली वेरी ट्रू, लार्जेस्ट कार मार्केट। तो ये एक्चुअली वो एनालाइज करके बता रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है। बट यहाँ पर आपको सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करना है, आपको खुद से भी एनालाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ भी हो सकती है डेफिनेटली, राइट। बट ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मार्जिन पे ग्रीन है, मतलब अभी तक कुछ इशू नहीं है। येलो मतलब न्यूट्रल है, ग्रोथ के लिए भी यहाँ पे ग्रीन ही है। और यहाँ पे जब भी ग्रोथ के लिए रेड आ रहा है तो क्यों रेड है वो आपको पढ़ना है, वो पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ पे ओपन करना है जो भी है। और यहाँ पे प्रीवियस नेक्स्ट करके आप पूरा कॉन कॉल यहाँ से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे चैलेंजेस की बात हो रही थी इसलिए इसने यहाँ पे कॉस्ट को रेड कर दिया, राइट। बट ये उतना भी चैलेंजिंग नहीं है, मैंने जब रियल कॉन कॉल पढ़ा है पूरा, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ है जो कि ओवर द टाइम आपको समझा देगी कि कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल ट्रांसक्रिप्ट एनालाइजर। तो इसको भी आप हर क्वार्टर को चेक कर सकते हो कंपनीज के लिए कि क्या चल रहा है, और आप खुद से भी कॉन कॉल पढ़ लेना। अभी लेट्स गो टू द सोना कॉमस्टार बैक। और यहाँ पे मैं जल्दी से क्या करूँगा ना, एक रिसेंट स्ट्रक्चर में समझा देता हूँ आपको कि कॉन कॉल पढ़ते वक्त किस तरीके से आपको नोट टेकिंग करनी है। यहाँ पे देखिए जनवरी का जो कॉन कॉल था रिसेंट, जो Q3 था हमारा, उसका ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। एंड ये ओपन होने के बाद यहाँ पे ये कॉन कॉल ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन मैनेजमेंट है कौन नहीं वो सब कुछ है, मॉडरेटर है। तो शुरुआत में ही आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी कि मैनेजमेंट का यहाँ पे कंडीशन है कॉन्फ्रेंस कॉल में एनालिस्ट के लिए कि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पे कस्टमर रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, राइट। और ये कोई मतलब रेड फ्लैग वगैरह नहीं है, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ आपको। ये कस्टमर रिलेटेड क्वेश्चंस इनका ऐसा है क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है इनके कस्टमर्स के साथ, जो भी इनके कस्टमर है सोना कॉमस्टार के, जो कि ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है इनके, कुछ भी हो सकते हैं, BMW हो सकता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो सकता है, तो उनका ये नाम नहीं ले सकते हैं ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस। तो वो चीज़ है, वो समझ में आ जाएगा आपको। फिर यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो, पहले तो यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो सारा चीज़ बता देंगे कि क्या हो रहा है। एक अच्छी चीज़ जो आपको यहाँ पे समझ में आएगी, आपको मैनेजमेंट की क्वालिटी भी समझ में आएगी कॉन कॉल रेड करके। क्या कि यहाँ पे मैनेजमेंट बोलता है कि हर बार की तरह हम पहले शेयर होल्डर्स को चैलेंजेस बताएंगे, ना कि हमारे प्रॉफिट्स, ना कि हमारी पॉजिटिव न्यूज़। क्या होता है ना, जब कॉन कॉल्स करती है कंपनी तो वो करती है मोस्टली पॉजिटिव चेंजेस ही बताती है, राइट। वो रिस्क्स, चैलेंजेस, थ्रेट्स इसके ऊपर ज़्यादा बातें नहीं करती, वो डॉज करने की कोशिश करता है। तो जब भी आपको दिखाई दे कि कोई मैनेजमेंट को एनालिस्ट पूछ रहा है कि ये मार्जिन ऐसे श्रिंक हुए हैं, क्यों हुआ है ऐसा, क्या आगे भी ऐसा होगा, और मैनेजमेंट उस मार्जिन का जवाब ना देके कुछ और ही बोल रहा है, डॉज करने की कोशिश कर रहा है, अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है आंसर देने का, तो फिर समझ लेना कि मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर वी वांट दैट व्हाट की रिस्क्स, चैलेंजेस, थ्रेट्स, जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी अच्छे से बताओ ट्रांसपेरेंटली, और जो आपको पॉजिटिव है वो तो आप बताओगे ही, आपकी कंपनी है। तो दैट इज समथिंग। तो यहाँ पे इन्होंने चैलेंजेस के ऊपर ज्यादा डबल डाउन इंपॉर्टेंस दिया है कि डिमांड इन यूरोप कंटिन्यूज टू रिमेन वीक। यूरोप में जो डिमांड है, यूरोप से कितना रेवेन्यू आता है, तुरंत हम जाएंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के ऊपर सोना कॉमस्टार का। और यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो आपको ऊपर एक ज्योग्राफी मिक्स दिखाई देगा। आई विल जस्ट गो हियर एंड चेक कि कितना इनका यूरोप से रेवेन्यू आता है। कि यूरोप जैसे ही बोला क्लिक हो जाना चाहिए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को साइड बाय साइड एनालाइज करना है तुरंत कि ओके कि यूरोप से 23% रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है, राइट। और पिछले साल 26% था, इस साल सिर्फ 23% है। तो सीधे दिखाई दे रहा है कि श्रिंक हो रहा है यहाँ पे यूरोप से रेवेन्यू, मतलब स्लो डाउन है। तो यस, यूरोप में स्लो डाउन है वहाँ पे, और 23% शेयर है, थर्ड लार्जेस्ट शेयर है वहाँ पे रेवेन्यू का। तो अगर यहाँ पे स्लो डाउन रहता है तो कंपनी के डेफिनेटली रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट आगे भी रहेंगे। तो यहाँ पे कॉन कॉल के ऊपर आता हूँ वापस। वी डू नॉट एंटिसिपेट एनी इमीडिएट रिवर्सल ऑफ दिस ट्रेंड्स, both the off highway market in the US and the commercial vehicle market in India also continue to show weakness over here, right। तो जो इनका ऑफ हाईवे मार्केट इन द US और कमर्शियल व्हीकल जो CV और OHV ऑफ हाईवे जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, वो भी उसका भी डिमांड यहाँ पे कम हुआ है। तो बाय मार्केट सेगमेंट अगर आप देखोगे देन यू विल सी हियर कि फाइनेंशियल 24 और फाइनेंशियल 25 पैसेंजर व्हीकल तो यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, 70% से 72% हुआ है मार्केट सेगमेंट। फिर 14% से 10% का रेवेन्यू यहाँ पे हुआ है। देखिए कमर्शियल व्हीकल्स में 4% का गिरावट हुआ है रेवेन्यू में, तो कमर्शियल व्हीकल से कम रेवेन्यू आ रहा है अभी। फिर नॉन ऑटोमोटिव में भी 10% से 8% आ रहा है। नॉन ऑटोमोटिव मतलब ट्रैक्टर्स वगैरह, ऑफ हाईवे व्हीकल्स। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो वही चीज़ है कि कॉन्फ्रेंस कॉल्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन तो आपको साथ में ही पढ़ना है, इससे आपको समझ में आएगा। तो गिवन आवर सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर, ये सारे चैलेंजेस बता रहे हैं कि नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ हमारे डिफरेंशियल असेंबलीज के ऊपर। एंड ये जो ट्रेंड है जो ऑफ हाईवे वाला है वो हम देखते हैं कि रिवर्स हो सकता है अगले क्वार्टर में, कमिंग क्वार्टर्स में, कि आगे जाके डिमांड अच्छा रहेगा कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। फिर उसके बाद इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ नॉर्थ अमेरिका में कुछ तो, और उसके कारण क्या हुआ कि जो लार्जेस्ट कस्टमर था इनका, उसके कारण इनका अभी जो फोर्थ क्वार्टर है, जो आगे आएगा क्वार्टर, वो वीक रह सकता है, राइट।
अभी यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये मुझे पार्ट समझ में नहीं आया था जब मैं पहली बार पढ़ रहा था, तो इसको मैंने वही चीज़ जो मैंने बताया आपको, Ctrl+Shift+S, ये आपको करना है पूरा इस तरीके से, कॉपी करना है एंड जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। तो आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके अपलोड नहीं करना है, रादर आपको हर एक जो पैराग्राफ जो भी समझ में नहीं आ रहा है वो वहाँ पे चैट जीपीटी को डाल दो प्रॉम्प्ट करके। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो चैट जीपीटी के ऊपर पूरा रिसर्च करते वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। जस्ट लेट मी टेक यू देयर। सोनो कॉमस्टार का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थीसिस जब मैं देख रहा था, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली मैं क्वेश्चंस पूछ रहा था, तो ये कौन ये एनालिस्ट ने क्या पूछा, ओके नाउ लुक एट दिस। तो यहाँ पे एक ही बार प्रॉम्प्ट देना पड़ता है आपको। मैं अगर ऊपर जाऊँगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे थे चैट जीपीटी को और अच्छे से समझ में आ गया मुझे। मैंने पहले प्रॉम्प्ट क्या दिया, यू आर एन एक्सपीरियंस्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंड यू हैव एनालाइज्ड सोनो कॉमस्टार कंपनीज ऑल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, और अच्छा खासा यहाँ पे कवरेज है आपका, तो आपको सब कुछ पता है सोनो कॉमस्टार के बारे में। तो अभी जो भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना। ये प्रॉम्प्ट डाल दिया मैंने एंड फिर मैंने शुरू कर दिया क्वेश्चंस डालना एंड इट हैज एक्सप्लेन मी वंडरफुली। यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है, तो इसका मतलब क्या है सोनो कॉमस्टार के लिए, इसने अच्छे से बताया व्हाई इट इज बैड फॉर सोनो कॉमस्टार, क्योंकि इन्वेंट्री बिल्डअप कस्टमर के सामने हुआ है, मतलब डिमांड नहीं है, इसलिए तो वो इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है। और ऊपर से जो मॉडल चेंज हो रहा है अभी यहाँ पे, अगर मैं मुझे एक्सप्लेन करना हो आपको तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ट्रैक करना पड़ेगा सोनो कॉमस्टार को पिछले क्वार्टर के कॉल्स को देख के। तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट कस्टमर इज ट्रांजिशनिंग अ मेजर मॉडल टू एन अपग्रेडेड एंड रीडिजाइन वर्जन। तो ये समझ में नहीं आया, बट इसके कारण क्या होगा वो बताया इन्होंने, एक्सपेक्टेड टू एडवर्सली अफेक्ट अवर सप्लाईज, तो सेल्स इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा, और इसके कारण जो मार्च का क्वार्टर है वो वीक रहेगा। तो हमें क्या समझ में आएगा, तो इसलिए तो शेयर प्राइस भी इट इज इन एक्यूमुलेशन फेज। तो पिछले कुछ क्वार्टर से ये डिमांड का इशू दिखा रहे हैं एंड दैट्स व्हाई द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी इज आल्सो नॉट मूविंग अ लॉट। तो ये होता है, इसी तरीके से आपको पूरा अच्छे से लाइन बाय लाइन देखना है, हर चीज़ को इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के साथ कंपेयर करना है। एंड जो मैंने ये पॉइंट्स बताए आपको कि डिमांड साइड पे क्या चल रहा है इशू, फ्यूचर रेवेन्यू का पोटेंशियल क्या है, सप्लाई साइड का क्या है, फ्यूचर प्लान्स, मार्जिन का डायरेक्शन कहाँ पे क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज, रिस्क, चैलेंजेस क्या है, ये सब कुछ आपको कॉन्फ्रेंस कॉल्स में ऐसे ही मिल जाएगा इजीली, राइट। स्टार्टिंग में आपको समय लगेगा थोड़ा एनालिसिस करने में, आधा घंटा वगैरह, बट प्रैक्टिस जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना कम समय में आप एनालाइज कर पाओगे। तो यहाँ पे स्लाइड 6 जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने। तो ये चीज़ है, स्टार्टिंग में इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया था उसका भी कंप्लीट इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे क्लियर मोशन में। जो नोवेलिक है एक्विजिशन जो किया था इन्होंने, जो जिन्होंने पहला सेशन देखा है उनको ये समझ में आएगा नोवेलिक वगैरह क्या है, राइट। मैंने सब कुछ डिस्कस किया था, पूरा एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस हमने किया था सोना बीएलडब्ल्यू का, तो हाइस्ट वगैरह। तो मुझे अगर ये सारा एक्सप्लेन करना हो तो बहुत समय लग जाएगा। सो सिंपली आपको सब कुछ एनालाइज करना है, बट यहाँ पे जो क्लियर मोशन जो भी इंपॉर्टेंट है, देख यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है क्लियर मोशन में $4 मिलियन का, राइट। तो क्यों किया है क्यों नहीं किया, उसका बेनिफिट क्या है। एक्टिव सस्पेंशन टेक्नोलॉजी इज अ गेम चेंजर एज सी, तो ऐसे कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया जिसका टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है एंड इसके साथ वो आगे पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। तो वो सब कुछ बताया, उसका इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रेजेंटेशन में भी दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर मोशन ये कंपनी का दिखाई देगा कि यहाँ पे $4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने, लगभग 32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे, राइट। रैशनल क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी बता रखा है, और यहाँ पे डिटेल में जो क्वेश्चंस पूछते हैं एनालिस्ट, तो उसके कारण और अच्छे से समझ में आता है चीज़ें, डिफरेंशिएटेड टेक्नोलॉजी है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताया है, राइट। 21 पेजेस का ये लगभग ऑन कॉल है। यहाँ पे सीधे में अगर नीचे आऊँ तो यहाँ पे सब कुछ इनका फाइनेंशियल एनालिसिस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सारा इनका कमेंट्री होने के बाद, एक्सप्लेनेशन होने के बाद ये Q&A सेशन का फ्लोर ओपन करते हैं, राइट। फिर यहाँ पे एनालिस्ट पूछते हैं सवाल। तो ये जो Q&A का सेक्शन है यहाँ पे डिफिकल्टीज आना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। फर्स्टली अगर आपका सिंपल कंपनी है, पहले सिंपल कंपनी के एनालिसिस के साथ ही शुरू करना चाहिए, जैसे कि FMCG कंपनी हो गई, जहाँ पे ज़्यादा जो कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है उनसे दूर रहना चाहिए। जो केमिकल बिजनेस है, ऐसे इंडस्ट्रीज है जो बहुत ही आसानी से समझ में नहीं आती, बहुत डिफिकल्ट है, जैसे कि फार्मा कंपनी, केमिकल्स कंपनी, उनसे पहले दूर ही रहना है, राइट। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा ना, हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा चीज़ें। बट आपको जो कॉन कॉल्स है, जो Q&A है, जो नहीं समझ में आ रही चीज़ें, वो फिर भी आप इजीली हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी का, राइट। मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ पे इनका जो जय कार्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही है कि बैटरी इलेक्ट्रिकल रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे स्लो डाउन हो सकता है क्या फ्यूचर में, क्योंकि इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है कस्टमर्स के एंड पर, तो इन्वेंट्री वो नहीं बेच पा रहे इसलिए तो बिल्डअप हो रहा है। तो क्यों नहीं बेच पा रहे, क्या स्लो डाउन है क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सेगमेंट में, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर जो सोनो कॉमस्टार का बिजनेस है वहाँ पे BEV रेवेन्यू के लिए ही तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। कि जो हाई फ्यूचर जो EV का पोटेंशियल है उसके लिए यहाँ पे सोनो कॉमस्टार्स में ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड है। तो वहाँ पे क्या स्लो डाउन हो रहा है, क्या ये रिस्क यहाँ पे पूछ रहे हैं एनालिस्ट,
जो कि जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि वो इतना चैलेंजेस नहीं देखते यहाँ पे नीचे, सो वी डोंट सी दैट मच चैलेंज ओवर हियर ऑन द ईवी सेल्स ग्रोइंग। एंड वो बताते हैं कि 52% का ग्रोथ हम यहाँ पे दे रहे हैं। इवन आफ्टर 52% ग्रोथ ईवी इज द पार्ट दैट गेट्स द मोस्ट क्वेश्चन ओवर हियर। तो इतना ज़्यादा ग्रोथ दिखाने के बावजूद भी आप ईवी स्लो डाउन ऐसा कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा। वही चीज़ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके चाइनीज ओईएम्स के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ था वो पॉलिसी के रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, बट उसका भी इम्पैक्ट नहीं होगा ऐसा मैनेजमेंट ने बोला, बट रह सकता है काफी सिग्निफिकेंट, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा रेवेन्यू आता है, राइट। तो जो एक्सपोर्ट करती है कंपनीज उन पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा अगर वो टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाते हैं 25%। तो उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। एंड आउटलुक पूछ रहा है यहाँ पे 26 फाइनेंशियल 26 के लिए रेवेन्यू का आउटलुक क्या है। तो ये गाइडेंस वैसे देते नहीं है, राइट, ज़्यादा गाइडेंस देते नहीं है। यहाँ पे 3 साल में इनका रेवेन्यू डबल होता है 25% CAGR का, वही बता रहा है। बट हमें क्या पता चला Q4 का रेवेन्यू वीक होगा, बस इतने से ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी समझ में आ जाते हैं। तो कौन कॉल से आपको फ्यूचर आउटलुक समझ में आता है। अभी इन्होंने फोर्थ क्वार्टर जो है वो वीक रहेगा, बट रिकवरी होना शुरू हो जाएगा Q3 से, Q2 से फाइनेंशियल 26 का। तो हमें पता है कि 2 क्वार्टर बाद यहाँ पे फिर से रिकवरी आना शुरू हो जाएगा। देन वी कैन एक्सपेक्ट द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी ऑल्सो टू बी इन द कंसोलिडेशन जोन टिल दैट टाइम, राइट। तो इस तरीके से कॉनकॉल सबको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मुझे M6 की केस स्टडी की मदद से आपको समझाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। M6 एक ऐसी कंपनी है जिसके कारण मुझे कॉनकॉल्स पढ़ने की हैबिट लगी। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था ना, एक टेम्पररी सेटबैक आया। जो टेम्पररी सेटबैक है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, आपको ये समझ में आता है। अभी देखिए मैं M6 कंपनी अगर आपके सामने ओपन करूँ यहाँ पे screener.in पे, तो आपको एक चीज, अभी M6 कंपनी क्या है, देखो एक बैकग्राउंड देता हूँ मैं। कमोडिटी एक्सचेंज है, सिंपल, जो प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं ये बायर्स और सेलर्स को, जहाँ पे कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं। मोनोपोली है ऑलमोस्ट यहाँ पे 96% का कुछ मोनोपोली है इनका अभी भी। तो यहाँ पे देखिए जो क्वार्टरली रिजल्ट है इनका, अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2021 फाइनेंशियल ईयर, जो मार्च 2022 है, जून 2022 है, यहाँ पे मार्जिन देखिए 50% 45% के थे 2 साल पहले। फिर अचानक दिसंबर 2022 में ऐसा क्या हुआ कि 50% से मार्जिन सीधे 22% हो गए, राइट। रेवेन्यू भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, एंड फिर तो सीधे जाके लॉस। एक साल के लिए कंपनी सीधे लॉसेस, मार्जिन तो नेगेटिव चले गए, एंड यहाँ पे इनफैक्ट लॉस भी हुआ ऐसे कंपनी को जो क्वार्टरली 63 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी। एक मोनोपोली बिजनेस अचानक लॉस में चली जाती है, ऐसा क्या हुआ। और फिर जो रेवेन्यूज है वो लिटरली शूट अप हो जाते हैं। 88 करोड़, जो पहले 40 करोड़ के नॉर्मली इनका क्वार्टरली प्रॉफिट था, अभी लिटरली 88 करोड़ 154 करोड़ 2 टाइम्स प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कॉन कॉल पढ़ के। तो ये टाइमलाइन याद रखिए, दिसंबर 2022 से यहाँ पे गड़बड़ शुरू हुआ, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। तो यहाँ पे MCX का जो मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस है, ये इनका टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जो है, जहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स का। अभी ऑब्वियसली हम भी जो ट्रेड करते हैं कंपनीज को, तो NSE का एक्सचेंज है, जो टेक्नोलॉजी उनका सॉफ्टवेयर है। समझ लो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हो जाती है तो NSE का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। और वो भी एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, वहां पे मतलब महीनों के लिए वहां पे गड़बड़ हो जाती है, और उसके लिए उन्हें ज्यादा पे करना पड़ता है वेंडर को उनके। तो NSE का पूरा जो बिजनेस जो है टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का, या कोई भी प्लेटफॉर्म बिजनेस ले लो, एक्सचेंज बिजनेस ले लो, जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो इनका फाउंडेशन है उसी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही गड़बड़ हो गई MCX के साथ। तो M6 के अगर एक बार मैं आपको नोट्स दिखाऊं, यहाँ पे नोट्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखे थे कि यहाँ पे इन्होंने बार बार कॉन कॉल्स में भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था मैनेजमेंट ने, कि जो इनका टेक्नोलॉजी है, द टेक्नोलॉजी दैट दे वर्क ऑन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, वो ऑब्वियसली बैकबोन है बिजनेस का, राइट। और इसलिए जो ये ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर काफी एनालिस्ट क्वेश्चन कर रहे थे, व्हाट इज द अपडेट ऑन द ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। ये हर क्वार्टर में आता था, क्योंकि ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बदल रहे थे ना। अगर मैं आपको बताऊं कि जो इनका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, इन्होंने 2021 में पार्टनरशिप की थी TCS के साथ, कि TCS जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये हमें ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बना के देगी जहाँ पे ट्रेडिंग होगा। पिछले, और ये वेंडर क्यों चेंज कर रहे हैं, पहला इनका वेंडर था 63 मून्स टेक्नोलॉजी, राइट, जो कि जिनका सॉफ्टवेयर ही यूज करते थे। अभी उन्हें ये वेंडर नहीं चाहिए था 63 मून्स, अब इनको स्विच करना है दूसरे वेंडर के पास, जो कि TCS, राइट। और TCS की जिम्मेदारी थी कि ये जो नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, कमोडिटीज डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म जो बना के देना है, वो यहाँ पे देना था सितंबर 2022 के पहले। बट हुआ क्या कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली मिला MCX को और फंक्शनल हुआ 16 अक्टूबर 2023 को। सितंबर 2022 के पहले मिलना था सॉफ्टवेयर, बट मिला कब, 16 अक्टूबर 2023 को ये सारा कुछ सेटलमेंट हुआ। तो 1 साल का डिले, मोर देन 1 ईयर देयर वाज अ डिले, राइट। और इसके कारण अभी होता क्या है समझिए,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कॉन्फ्रेंस कॉल की समरी को पढ़ के मैं आपको एक ट्रेंड दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम टेम्पररी सेटबैक्स का भी अपॉर्चुनिटी लेते हैं। ये एक ट्रिगर है। अभी मार्च का यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल समरी 2022 से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा था, सब कुछ पॉजिटिव था। ऑप्शंस का भी क्रेज बहुत बढ़ रहा था ऑब्वियसली कोविड के बाद, तो उसके कारण जो भी प्लेटफॉर्म बिजनेसेस थे, कमोडिटी ट्रेडिंग्स का भी अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड बढ़ रहा था। तो यहाँ पे भी इनका ट्रांजेक्शन का बिजनेस है ना, ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन फीस से कमाते हैं मेजरली इनका रेवेन्यू, तो जितना लोग ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। ऑप्शंस का ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रहा था, सब कुछ अच्छा था। बहुत सारे प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहे थे, गोल्ड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। बट अभी सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कि मेजर चेंज है बिजनेस के लिए। द न्यू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फ्रॉम टीसीएस इज ऑन ट्रैक फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन H2 फाइनेंशियल ईयर 23, मतलब सितंबर 2022 तक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ऐसा बोला है मैनेजमेंट ने, राइट। तो यहाँ पे मॉक टेस्टिंग वगैरह सब कुछ बोल रहे हैं, और पोस्ट माइग्रेशन P&L पे इम्पैक्ट नहीं रहेगा। अभी सिर्फ डेट के ऊपर ध्यान दीजिए कि क्या होता है। यहाँ पे टीसीएस इन्होंने बोला है कि ट्रैक पर है सब कुछ, और टीसीएस हमें प्लेटफॉर्म दे देगा सितंबर 2022 तक, और फिर उसके बाद जून 2022 आता है, राइट। तो एक ही क्वार्टर बचा है अभी। तो जून 2022 का अगर हम समरी पढ़े यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अभी सेंटिमेंट यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है, थोड़े से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लगे। और फिर यहाँ पे नीचे ये बताते हैं टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी में, कि देयर इज अ डिले इन द डिलीवरी ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर फ्रॉम टीसीएस ड्यू टू बग्स। तो कुछ डिले हो रहा है यहाँ पे, और अभी जो सितंबर 2022 के पहले इनको मिलना था ये, और सितंबर 2022 के पहले मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले वेंडर का एक्सपायरी था अग्रीमेंट का, कि पिछला वेंडर फिर आपको नहीं देगा कुछ भी। तो यहाँ पे डिले होने वाला है बोला यहाँ पे, और द न्यू सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी फुली फंक्शन आफ्टर 2 more months आफ्टर सितंबर। तो सितंबर के बाद और 2 महीने के बाद फिर यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर मिलेगा, अभी ऐसा बोल रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डिले हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अभी सितंबर 2022 में आते हैं। अभी यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोलता है, लेट से ये कॉन कॉल ओपन कर रहा है, एक मिनट जस्ट मुझे नोट्स यहाँ पे ओपन करना है। सर यहाँ पे जैसे आप न्यू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सेक्शन पर आओगे, तो यहाँ पे देखिए अभी मैनेजमेंट एम्स टू गो लाइव विद न्यू प्लेटफॉर्म बाय द एंड ऑफ करंट दिसंबर। अभी जस्ट अगले वाले क्वार्टर तक हम इंप्लीमेंट कर देंगे और नया सॉफ्टवेयर हमारे हाथ में आ जाएगा टीसीएस से, राइट। कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि अगले क्वार्टर तक आ जाएगा। और लॉन्च ऑफ मिनी प्रोडक्ट्स, जो नए प्रोडक्ट इनको लॉन्च करने हैं, गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, जिससे वॉल्यूम काफी अच्छा बढ़ सकता है प्लेटफॉर्म पर, वो पोस्ट ट्रांजिशन जब होगा, जब नया प्लेटफॉर्म हाथ में आएगा तभी ये लॉन्च कर पाएंगे ये सारे प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का लॉन्च भी पेंडिंग था इसी प्लेटफॉर्म की वजह से, राइट। पूरा बिजनेस ही बेसिकली ऐसे टाइट एनवायरमेंट में था। फिर उसके बाद एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा ऑब्वियसली कि अभी जो ये डिले हो रहा है उसके कारण एक्सटेंशन करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट का 63 मंथ, जो प्रीवियस वेंडर है इनका, तो उनके साथ जो एक्सटेंशन हुआ, राइट, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया गया, अभी डिले हो रहा है। तो एग्जिस्टिंग वेंडर को इन्होंने बहुत, मतलब एग्जिस्टिंग वेंडर जो 63 मंथ्स था जो इनको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर देता था, वो इन्होंने बहुत ज्यादा चार्ज किया इनको पैसा, एक एक क्वार्टर के लिए लिटरली 80 करोड़ इन्होंने चार्ज किए। और ये कहाँ से पता लगेगा, कॉन कॉल्स में भी उन्होंने कॉस्ट बताया हुआ है क्लियरली, अभी आपको दिखाऊंगा। और एक बार यहाँ पे जरा देखिए कि एनुअल रिपोर्ट में आप जब जाओगे ना, तो पहले 2021 पे देखिए जरा, 2021 में इनका खर्चा कितना था। अगर आप 2021 में देखेंगे, तो यहाँ पे जस्ट मैं एनुअल रिपोर्ट ओपन करता हूँ एमसीएक्स का, तो ये देखिए मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के सेक्शन में आपको ये एक्सपेंसेस का दिखाई देगा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट, जो कि इनका मेन मेजर एक्सपेंस है, वो 64 करोड़ का है, राइट। वो 64 करोड़ का था ये सॉफ्टवेयर के ट्रांजिशन के पहले, इतना खर्चा था। बट ये सॉफ्टवेयर का झंझट जब से शुरू हुआ, तब तब इनका खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया, 334 करोड़ तक ये खर्चा पहुंच गया। लिटरली 64 करोड़ का जो खर्चा था वो 334 तक पहुंच गया, क्योंकि जो 63 मंथ्स जो एग्जिस्टिंग वेंडर था वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा था, क्योंकि उसे फायदा लेना था इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट का, क्योंकि उसे पता है कि एमसीएक्स को एक बार टीसीएस से सॉफ्टवेयर मिल गया तो फिर उस एग्जिस्टिंग वेंडर का तो रेवेन्यू ऑब्वियसली नहीं मिलेगा उसे। तो इसलिए 63 मूव्स ने बहुत ज्यादा चार्ज किया उनको, और एमसीएक्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से फंस गया। और एमसीएक्स को इसके कारण ही जो मार्जिन हैं वो पूरे कंप्रेस हो गए। अभी सितंबर 2022 हो गया, तो अभी दिसंबर 2022 का यहाँ पे हम कॉन कॉल नोट्स ओपन करते हैं, जब एक्सपेक्टेड था रिसीव करना सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखिए ये सब कुछ डिटेल्स दे देते हैं मैनेजमेंट की, सिस्टम माइग्रेशन विद टीसीएस। यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे थे एनालिस्ट, ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये। बट टेक्नोलॉजी जो ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, इसके अलावा सब कुछ अच्छा चल रहा था, राइट। इस प्रॉब्लम को अगर हम छोड़ के देखें तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऑप्शन एफआई का पार्टिसिपेशन बढ़ा था, टेलविंड्स बहुत सारे थे वैसे, बट ओनली दिस प्रॉब्लम केप्ट द एमसीएक्स इनटू ट्रबल। यहाँ पे न्यू प्लेटफॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू गो लाइव इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 24। तो अभी यहाँ पे Q1 में इन्होंने ढकेल दिया, पोस्टपोन कर दिया कि सॉफ्टवेयर अभी Q1 में आएगा सीधे, मतलब जून जुलाई में आएगा। तो यहाँ पे तो प्लेटफॉर्म विल बी अंडर 1 ईयर वारंटी। तो यहाँ पे दिसंबर पहले बोला था, अभी Q1 में शिफ्ट हो गया, तो बहुत डिले हो रहा था।
एंड अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है टीसीएस को, तो लेस देन 15 करोड़ से बहुत कम ही है कॉस्ट, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए 63 मून्स का जो एग्जिस्टिंग वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट है, इनको कितना पैसा देना पड़ा, तो सिर्फ 2 क्वार्टर के लिए 141 करोड़ का यहाँ पे खर्चा इनको उठाना पड़ा, सिर्फ 2 क्वार्टर्स के लिए। अभी आगे तो बहुत चार्ज करते हैं ये लोग, क्योंकि लिमिटेड टाइम है इनका वेंडर्स का, तो बहुत चार्ज कर रहे थे। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं एमसीएक्स की, अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे, अभी सितंबर 2022 में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ रहा है डिले का, तो यहाँ पे देखिए इनका मार्जिन यहाँ पे पूरा चला गया दिसंबर में, और फिर मार्च में तो ये नेगेटिव ही चला गया, क्योंकि यहाँ पे 63 मून्स इनको बहुत चार्ज कर रहा था इनका वेंडर। और 63 मून्स भी एक लिस्टेड ही कंपनी है, तो अगर इस लिस्टेड कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाके, तो उसी समय में मार्च 2023 में अगर आप देखोगे जून 2023 में, तो यहाँ पे देखिए इनके प्रॉफिट्स 37, 79 करोड़, 89 करोड़, ये इनका वेंडर है। ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा था इतना ज्यादा, एमसीएक्स से आ रहा था, क्योंकि एमसीएक्स से बहुत ज्यादा लूट रहे थे, राइट, ऐसा ही तो बोलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे थे, ये पूरा फायदा उठा रहे थे उस सिचुएशन का। तो ये 63 मूव्स टेक्नोलॉजी इनका एग्जिस्टिंग वेंडर था। तो फिर से मैं एमसीएक्स के ऊपर आता हूँ। तो इससे समझ में आता है कि जो वन टाइम होता है ना चीज, अभी एमसीएक्स का वन टाइम था, ये क्या परमानेंट था क्या, कि ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगा? कभी ना कभी तो सॉफ्टवेयर आने वाला है, और जब सॉफ्टवेयर आएगा तो नॉर्मल चार्जेस रहेंगे जो भी है कॉन्ट्रैक्ट में 20-50 करोड़, राइट। अभी ये ज्यादा देना पड़ रहा है डीले के कारण, बट आगे जाके तो सिचुएशन अच्छा ही होगा ना। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू वॉच फॉर एज एन इन्वेस्टर। अगर टेम्पररी सेटबैक है कंपनी में, राइट, बुरे समय में है, बट ये बुरा समय तुरंत यहाँ पे बदल के अच्छा समय आ सकता है, तो फिर वो चेक करना है। और इसी के कारण अगर आप एमसीएक्स का अगर आप चार्ट भी खोल के देखो, तो इसी पीरियड में ये डाउन फेज में था। इफ यू लुक हियर, इनका प्राइस भी यहाँ पे ही ये नीचे ट्रेड कर रहा था, राइट। यहाँ पे ये पैटर्न वीसीपी पैटर्न बना रहा था, एंड देन इट ब्रोक आउट। जैसे ही इनका सब कुछ क्लैरिफिकेशन आ गया दिसंबर 2023 Q3 में, फिर तब यहाँ पे प्राइस ने अच्छा मूवमेंट दिया, राइट, लगभग 216% के ऊपर चला गया। तो ये चीजें, ये अपॉर्चुनिटीज आती है, और ये समझ में आता है जब आप कॉन कॉल्स को पढ़ते हो। फिर यहाँ पे अगर मैं अगले इस पे जाऊँ, अगले साल के क्वार्टर पे, तो मार्च 2023 में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी का माइग्रेशन अपडेट। तो यहाँ पे अभी पहले ही ये बता रहे हैं प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो द ट्रांजिशन विल बी कंप्लीट, शिफ्ट टू द न्यू प्लेटफॉर्म हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने अमाउंट भी बता रखा है कि टेक्नोलॉजी के एक्सपेंसेस कितने हैं, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हुए हैं प्राइमरली ड्यू टू द पेमेंट्स टू 63 मून्स। कितना पेमेंट टू 63 मून्स फॉर रुपीज 81 करोड़ फॉर द मार्च क्वार्टर एंड 60 करोड़ इन द दिसंबर क्वार्टर। एक एक क्वार्टर के लिए 80 करोड़ पे करना पड़ रहा है एमसीएक्स को, 63 मून्स को, इतना ज्यादा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना उनके पास। और यहाँ पे देखिए पहले सॉफ्टवेयर चेंज करने के पहले इनका खर्चा कितना था, सिर्फ पूरा 1 साल का खर्चा पहले होता था 60 करोड़ का। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अभी मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनके एनुअल रिपोर्ट में 21 के, तो यहाँ पे देखिए 64 करोड़ का पूरा साल भर का खर्चा होता था इस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो कि आज बदल के 320 करोड़ हो गया है पूरा साल का। तो मैसिव इंक्रीमेंट था ऑब्वियसली एक्सपेंसेस का, एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये इस टेम्पररी पीरियड में एमसीएक्स को बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हुए, और उसके कारण शेयर प्राइस भी कहीं नहीं गए। एंड देन फाइनली सितंबर 2023 में सब कुछ काम हो जाता है, ट्रांजिशन हो जाता है इनका सक्सेसफुली इस कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म पर। टीसीएस दे देता है इनका प्लेटफॉर्म बना के, एंड जो प्रोडक्ट लॉन्चेस पेंडिंग थे इस ट्रांजिशन की वजह से, ये प्लेटफॉर्म की वजह से, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, अप्रूवल्स मिल जाते हैं। तो क्या हुआ, प्लेटफॉर्म एक बार मिल गया, उसके साथ बहुत सारे टेलविंड्स ऑलरेडी थे, ऑप्शंस के थे, इनके वॉल्यूम्स के थे, फिर एफआईएस का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा था धीरे धीरे करके, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस पेंडिंग थे। तो अभी एक बार प्लेटफॉर्म में बन गया तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले थे, एंड जो फ्यूचर था वो क्लियरली विजिबल हो गया। तो इसके कारण सितंबर 2023 का ये जो एक बार का जो पूरा इनका प्रॉब्लम सेटल हो गया, फिर इनके शेयर प्राइस को भी अगर आप देखोगे, इनके मार्जिन्स, पहले तो फंडामेंटल्स को देखो, फंडामेंटल्स पर ही तो शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे एमसीएक्स का जब आप देखोगे सितंबर 2023 के बाद मार्जिन्स, यहाँ पे जस्ट सी हियर कि यहाँ पे इनका सब कुछ चीज ठीक हो गया, राइट। नेगेटिव दिसंबर में इसलिए आया क्योंकि इनको फिर भी वो थोड़े खर्चे बाकी थे। फिर मार्च से देखिए इनका मार्जिन सीधे -11% से 56% हो गया, राइट। और बहुत सारे टेलविंड्स थे एफआई का वगैरह, तो उसके कारण यहाँ पे मार्जिन एक्सपैंड हो गए 63-64%, और प्रॉफिट्स तो 2 गुना 3 गुना हो गए लिटरली। अभी यहाँ पे देखिए करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 512 करोड़ का, और जबकि पिछले साल सिर्फ 83 करोड़ का था इस पूरे प्रॉब्लम के कारण। तो एक मैसिव पॉजिटिविटी एक बार में आई, और उसके कारण शेयर प्राइस भी कंपनी का पूरा भागने लगा। यू कैन सी दिस, राइट। तो यही चीज़ है कि कौन कौन पढ़ना जरूरी होता है, नोट्स से भी, चैट जीपीटी से भी, जो भी टूल्स बताए हैं वो आपको इजीली मदद करेंगे। अभी हम आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। तो एमसीएक्स का ये जो है पार्ट, ये आप खुद से देखिए, पढ़िए, आपको भी समझ में आ जाएगा। चैट जीपीटी का मदद लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है, राइट, वो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं।
यहाँ पे चैट जीपीटी को मैंने पूछा था क्वेश्चंस बहुत सारे, यहाँ पे एनालाइज करने को बोला था। एंड यहाँ पे देखिए एक एक क्वेश्चन मैंने पूछा है यहाँ पे, दैट यू आर एक्सपीरियंस इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एमसीएक्स क्वेश्चन से प्रॉम्प्ट्स आप देख सकते हो। फिर कॉन कॉल्स के जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी मुझे, वो मैंने यहाँ पे पूछे, फिर वो एक्सप्लेन करा था मुझे चैट जीपीटी। एज सिंपल एज दैट, आपको भी यही करना है, क्योंकि शुरुआत में समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट जितने बार आप करोगे फिर उतना आसान हो जाएगा। अर्निंग्स कॉल में आपको मैनेजमेंट टोन, करंट परफॉर्मेंस का रीजन, ये सब कुछ हमने देख लिया, कैपेक्स फंड रेजिंग हो रहा है या नहीं। फिर उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है आपकी फ्यूचर गाइडेंस, रिवीजन ऑफ गाइडेंस और पास्ट गाइडेंस का चेक करना कि जो गाइडेंस दे रही है कंपनी वो कितना है, क्या पिछली बार जो गाइडेंस दिया था वो मीट हुआ क्या या नहीं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, देखिए वासा डेंटिसिटी कंपनी ने ना यहाँ पे बहुत एक बड़ा गाइडेंस दिया था, बड़ा नहीं बोलूंगा पर ग्रोथ गाइडेंस बहुत बड़ा था। यहाँ पे 70% का कुछ रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था। यहाँ पे देखिए कि जैसे ही मैं यहाँ पे नवंबर 2023 का जो ट्रांसक्रिप्ट है इनका, यहाँ पे आप देखोगे कि 70% CAGR से आप ग्रो कर सकते हो क्या, यही आपका गाइडेंस है क्या इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स और 4 ईयर्स। तो विकास अग्रवाल जो कि मैनेजमेंट है, यहाँ पे इन्होंने हाँ बोला कि 70% से हम ग्रो कर सकते हैं। बट हुआ क्या, अगले कॉन कॉल में अगर हम जाएंगे, यहाँ पे नवंबर का मैंने खोला था, अभी May 24 अगर मैं करूंगा, यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल F करके टारगेट अगर मैं सर्च करूँ, क्योंकि टारगेट गाइडेंस ऐसे वर्ड्स आपको यूज करना है। अगर आपने पिछली बार ऐसे वर्ड सुने हैं मैनेजमेंट से, तो ये सर्च करके देखना है कि उसके ऊपर क्या बातें की जा रही है टारगेट के ऊपर। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट 1000 करोड़ कमाने का है, 800 to 1200 करोड़ का। तो इससे हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं, फोरकास्टिंग के सेशन में मैंने डिस्कस किया था ये सेशन 4 में। तो उसके बाद देखिए टारगेट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट का गाइडेंस का सेक्शन आएगा। ये देखिए विकास अग्रवाल ने यहाँ पे रिगार्डिंग द गाइडेंस साइड गिवन ₹800 to 1200 करोड़ का हम टर्नओवर कर सकते हैं टिल फाइनेंशियल 28। अभी 24 चल रहा है, राइट, तभी 24 चल रहा था। तो अगले 4 साल में यहाँ पे ये अचीव कर सकते हैं कितना, एवरेज अगर हम पकड़े तो 1000 करोड़ तक ये अचीव कर सकते हैं, 1000 करोड़ तक। अभी करंटली सेल्स कितना चल रहा है वासा डेंटिसिटी का, अभी चल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखे तो 230 करोड़ के आसपास चल रहा है, राइट। जब ये कॉन कॉल आया था तब 170 करोड़ के आसपास चल रहा था इनका टर्नओवर। तो लिटरली 55% 60% का CAGR की जरूरत थी इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। और अभी जो ग्रोथ रेट आ रहा है कंपनी का वो सिर्फ 30% या 40% के आसपास ही आ रहा है। बाय द वे 40% का ग्रोथ रेट अचीव करना भी बहुत बड़ी बात होती है, बट इन्होंने बहुत ज्यादा बता के रखा था 60-70% तक हम अचीव कर सकते हैं। तो 40% भी अभी कम दिखना लगता है उसके सामने, राइट। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं लेटेस्ट कॉन कॉल यहाँ पे ओपन करूंगा नवंबर 24 में जो इन्होंने किया था, तो नवंबर 24 में यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली ये कॉन कॉल्स लाते हैं। यहाँ पे फिर से मैं कंट्रोल F करूंगा, तो इसी तरीके से आपको पिछले कॉन कॉल्स में जाना है, कंट्रोल F करके गाइडेंस टारगेट ऐसे सर्च करना है कि पिछला गाइडेंस क्या था, अभी आप मीट कर रहे हो या नहीं। इससे ही समझ में आएगा कि मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, राइट। मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो कर पा रहा है क्या, ये सारी चीजें आप कर सकते हो इजीली ऐसे सर्च करके। फिर गाइडेंस के ऊपर यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल 27 तक 500 करोड़ का गाइडेंस है करेक्ट। तो यहाँ पे अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है कि हम कुछ नहीं बोल सकते। एंड देन यहाँ पे देखिए फिर इन्होंने यहाँ पे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बताया कि यहाँ पे एक एनालिस्ट ने पूछा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप तो 70% का रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहे थे प्रीवियस कॉल्स में आपने बताया था, बट अभी हम सिर्फ 46% से ही ग्रो कर सके हैं। फिर आगे जाके कितना ये क्या ये टारगेट वैलिड है या नहीं आपका 70% का। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि मेरे साइड से ये मिस्टेक था, दिस वाज मिस्टेक फ्रॉम माय साइड दैट आई गेव द टारगेट्स पब्लिकली। तो अभी आज से मैं कम बोलूंगा, कम गाइडेंस दूंगा और ज्यादा करूंगा, राइट। कम बोलूंगा और ज्यादा काम करूंगा। तो इससे ही समझ में आता है कि आपका गाइडेंस रिवाइज हो गया। और अगर गाइडेंस रिवाइज किया जाता है ना नीचे, अभी 40-50% या 30% का इनका ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, पहले 60-70% का था, तो डेफिनेटली शेयर प्राइस पर ये इम्पैक्ट करेगा, राइट। ओवर अ लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक नेगेटिवली लिया जाता है बाय द मार्केट, क्योंकि आप गाइडेंस को नीचे रिवाइज कर रहे हो। आप ज्यादा ग्रो करने वाले थे बट आप अभी कम ग्रो कर पा रहे हो, देन ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द मार्केट। फिर यहाँ पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ अतम वॉल्स का, एक शॉर्ट एग्जांपल है बहुत ज्यादा। अभी ये कंपनी भी स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, सिर्फ 100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग। एंड ये कंपनी ने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दे रखे हैं, राइट। 1000 करोड़ अचीव करेंगे ये बोल रहे हैं अगले 7 सालों में, 2030 या 2032 तक। तो यहाँ पे कितना चल रहा है भाई, अभी 60 करोड़ तक का रेवेन्यू चल रहा है, राइट। 1000 करोड़ तक अचीव कर सकते हैं, राइट। इट्स मोर देन 10x अपॉर्चुनिटी। बट अभी ये कर सकते हैं या नहीं तो वो ऑब्वियसली दिखेगा। अभी तक इन्होंने 2-3 गाइडेंस फेल किए हैं, राइट। इनका ये कहना था कि इस साल तक ही 75 करोड़ तो कर ही सकते हैं कॉन्फिडेंटली, बट अभी भी यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ वाइज 63 चल रहा है, राइट। और ये कुछ रियलिस्टिक लगता नहीं कि वो अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो इससे समझ में आता है कि गाइडेंस वो फेल कर रहे हैं। ऊपर से एक चीज था API सर्टिफिकेशन वाला, जो कि अप्रैल, अभी ये अप्रैल का कॉन कॉल है 2024 का। तो ये बोल रहे थे कि API सर्टिफिकेशन जैसे ही मिलेगा इनके हाथ में तो बहुत एक्सपोर्ट्स करके इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, राइट। रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है।
तो हो सकती है बिल्कुल, बट एपीआई का, और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इनका जो एपीआई सर्टिफिकेशन इनको मिलेगा वो अगले क्वार्टर तक ही मिलेगा, जो कि Q1 है। अभी अप्रैल में चल रहा है, जुलाई तक इनको मिल जाएगा, अगले क्वार्टर तक मिल जाएगा। होता क्या है, नहीं मिलता एपीआई सर्टिफिकेशन वहाँ पे, तो इसलिए अगले क्वार्टर के कॉन कॉल में यहाँ पे पूछते हैं एनालिस्ट कि ये और भी डिले हो सकता है क्या, राइट। एज एन एनालिस्ट आप भी यही पूछोगे कि ये कितना डिले करेगा, और तो अभी बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि है अमित जैन कि बाय द एंड ऑफ अगस्त हमें मिल जाएगा एपीआई सर्टिफिकेशन, हम पूरा कॉन्फिडेंट है। फिर क्या होता है, अगस्त में भी नहीं मिलता, फिर ये नवंबर में इनका नवंबर में ये कॉन कॉल करते ही नहीं है, पीपीटी करते हैं, सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंटेशन ही रिलीज करते हैं। और यहाँ पे कमेंट्री में देखना, कमेंट्री में ये लिखते हैं कि नाउ आई वुड लाइक टू एड्रेस द एपीआई लाइसेंस, क्योंकि सभी एनालिस्ट यही क्वेश्चन पूछ रहे थे, एपीआई लाइसेंस, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रिगर है इस कंपनी के लिए। तो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का जो ये लाइसेंस है, इसके लिए इन्होंने अप्लाई किया है, बट अभी तक नहीं मिला है, नवंबर आ चुका है, नहीं मिला है। तो ये हमें मिलेगा, वी एक्सपेक्ट टू रिसीव दिस लाइसेंस विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर। जो Q1 में मिलना था वो अभी फाइनेंशियल ईयर एंड पर ही मिलेगा सीधे जाके, मतलब मार्च 2025 में मिल सकता है। तो फरवरी 2025 में अगर आप देखोगे तो अभी तक मिला नहीं है ये लाइसेंस, ये मिल सकता है, यही बोल रहे हैं यहाँ पे भी, अगर आप देखोगे वी विल गेट द लाइसेंस दैट इज। तो इस तरीके से आपको समझ में आता है बेसिकली कि किसी चीज पर अगर बिजनेस डिपेंडेंट है, मतलब अगर कोई चीज आने वाली है और वो आने के बाद अगर रेवेन्यू शूट अप कर सकता है ना, तो ऐसे कंपनीज पे हमें नजर रखनी चाहिए। दिस इज जस्ट माय व्यू, क्योंकि वहां पे ट्रिगर पॉइंट है। जैसे सर्टिफिकेशन मिलेगा तो अच्छा वहां पे हमें क्वार्टरली रेवेन्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको कॉन कॉल्स के जरिए समझ में आता है कि कंपनी का फ्यूचर कैसे दिखता है। दिस ऑल इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एनालाइजिंग कॉन कॉल्स। तो ये एक एग्जांपल था वॉल्स गाइडेंस को। तो अभी मैं आता हूँ स्क्रीनिंग कैसे करना है। कॉन कॉल एनालिसिस तो समझ में आ गया आपको, किन चीजों को देखना है, क्या सीक्वेंस है, प्रोसेस क्या है, सब कुछ इजी है। चैट जीपीटी का मदद कैसे लेना है आपको समझ में आ गया। अभी हम आते हैं स्क्रीनिंग के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ट्रिगर्स है। यहाँ पे पहला ट्रिगर है कंपनी फेसिंग टेम्परेरी सेटबैक बट कैन सी ग्रेट रिवर्सल। आज बुरा समय चल रहा है बट आगे जाके अच्छा हो सकता है। तो ये एक ट्रिगर है। एमसीएक्स का केस स्टडी हमने देख लिया कि पहले मार्जिन कैसे कंप्रेस हुए और फिर मार्जिन डबल हो गए लिटरली, राइट। तो वो चीज है वो हमने डिस्कस कर ली, तो ये ट्रिगर हो गया हमारा। जो ये वाला है पॉइंट, कंपनीज दैट आर कमिंग अप विद फर्स्ट एवर कॉन कॉल्स, इसको सेव कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं, वैल्यू पिकर पर एक थ्रेड होता है, आपको सिंपली ब्राउजर पर जाना है और सर्च करना है कि कंपनीज दैट आर कमिंग अप विद देयर फर्स्ट कॉन कॉल्स। तो जैसे ही आप ये सर्च करोगे कंपनीज दैट आर कमिंग अप विद देयर फर्स्ट कॉन कॉल्स, तो यहाँ पे वैल्यू पिकर का फोरम ओपन हो जाएगा, राइट। वैल्यू पिकर एक अच्छा टूल है, बेसिकली आप बिजनेस एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे एनालिस्ट इन्वेस्टर्स अपडेट करते रहते हैं कि कौन से कंपनीज का कॉन कॉल पहली बार आ रहा है। जब भी कॉन कॉल आता है ना, तब अच्छा समय चल रहा होता है मोस्टली कंपनीज का, क्योंकि मैनेजमेंट भी कॉन्फ्रेंस कॉल तभी करना चाहेगा जब उसे अच्छा बताना हो कंपनी के बारे में, राइट। तो कंपनी जब पहली बार कॉन कॉल कर रही है कोई भी, तो हमें उन कंपनीज पर फोकस करना चाहिए। पहली बार प्रेजेंटेशन करे पहली बार, तो यहाँ पे देखिए कौन से कंपनीज ने पहली बार कॉन कॉल किया है, यहाँ पे पूरा लिस्ट इन्होंने बताया है, राइट। सितंबर 2023 का है। तो इन कंपनीज को आप फिर से पीछे जाके चेक कर सकते हो कि इन कंपनीज ने कैसे परफॉर्म किया है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो ऐसा होता है कि जब फर्स्ट टाइम कॉन कॉल आता है, फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड का भी पहली बार कॉन कॉल आया था, इसका मैंने केस स्टडी भी डिटेल में डिस्कस किया था आपके साथ। और फिर यहाँ पे देखिए अभी कौन से कंपनीज का फर्स्ट टाइम कॉन कॉल आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंटेशन बजल प्रोजेक्ट्स का है, राइट। ट्रांसमिशन में है, सेक्टर में है ये कंपनी। तो इसके बाद अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का पहली बार कॉन कॉल आया है, और बहुत सारे कंपनीज है, पूरा लिस्ट है, फर्स्ट कॉन कॉल प्लस प्रेजेंटेशन। तो इस लिस्ट को आपको समझना है, देखना है, और ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। बहुत सारे कंपनीज का ऑलरेडी शेयर प्राइस ऊपर जा चुका होता है, वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। बहुत सारी चीजों को आपको एनालाइज करके ही फिर फाइनल डिसीजन लेना है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है, तो हम इनको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, सिंपल है, राइट। तो पहली बार जहाँ पे भी कॉन कॉल आ रहे हैं उन कंपनी को हम एनालाइज करेंगे डिटेल में जाके। जो भी हम अभी कर रहे हैं बिजनेस एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, सारी चीजें करना, वो यहाँ पे करेंगे। यू कैन सी हियर कि पहली बार कॉन कॉल आया है यहाँ पे काफी लंबे समय के बाद। तो दिस इज वन कंपनी दैट वी कैन लुक फॉर, राइट। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। फिर उसके बाद आता है स्मार्ट स्क्रीनिंग करना। अभी ये लास्ट ट्रिगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल फीचर है। यहाँ पे देखिए स्मार्ट स्क्रीनिंग करना कॉन कॉल्स के थ्रू, कॉन कॉल्स के जरिए आपको काफी अच्छे कंपनीज मिल सकते हैं, हाई पोटेंशियल कंपनीज मिल सकते हैं। स्क्रीनर.इन पे यहाँ पे टेक्स्ट इन सर्च का फीचर होता है। यहाँ पे सिर्फ आप कंपनी का नाम ही नहीं, अगर आपको टाटा मोटर्स देखना हो तो वो तो मिलेगा ही, कंपनी के नाम के अलावा भी आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे कुछ भी कीवर्ड। तो यहाँ पे मुझे अगर सर्च करना है, लेट से मुझे यहाँ पे सर्च करना है कि कौन से कंपनीज यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बात कर रही है, तो मैं सिर्फ एक्सपेंशन प्लान्स ये कीवर्ड डाल दूंगा, सर्च करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिजल्ट्स कंटेनिंग एग्जैक्ट फ्रेज करूंगा मैं यहाँ पे, ताकि ये एग्जैक्ट वर्ड्स पकड़े। एंड फिर जिस भी कंपनी के कॉन कॉल में एक्सपेंशन प्लान्स का के बातें हो रही है,
वो सारे कंपनीज मेरे सामने आ जाएंगी। रॉयल ऑर्चिड होटल्स में एक्सपेंशन की बातें हो रही है, इंटेंस टेक्नोलॉजीज में एक्सपेंशन की बातें हो रही है। सो ये सभी कंपनीज है जो एक्सपेंशन करने जा रही है, कुछ भी प्लान्स हो सकते हैं, राइट। तो हम इनको पहले एनालाइज करेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो टर्न अराउंड कंपनीज, टर्न अराउंड पॉइंट्स, अच्छे कंपनीज हम ऐसे ढूंढ सकते हैं थ्रू द स्मार्ट स्क्रीनिंग। फिर यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, राइट। कीवर्ड्स यहाँ पे बता देता हूँ। टारगेट आप यूज कर सकते हो, कि टारगेट क्या करे हो आप, टारगेटिंग। तो टारगेटिंग अगर एग्जैक्ट आप ये वर्ड कीवर्ड सर्च करोगे और यहाँ पे वो कंपनीज आ जाएंगे वहाँ जो कि टारगेटिंग इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, राइट, उनके कॉन कॉल्स में। तो टारगेटिंग क्या टारगेट करे, कितना रेवेन्यू टारगेट करे, उन कॉन कॉल्स को आप यहाँ पे ओपन करके स्पेशली पढ़ सकते हो पहले के पहले, राइट, उस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। फिर यहाँ पे दूसरा कीवर्ड हो गया ग्रोथ गाइडेंस। गाइडेंस क्या है, तो ये भी चीज। तो ऐसे कीवर्ड्स इजीली आप यूज कर सकते हो। मैं सारे के सारे कीवर्ड्स का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट, आपके लिए। तो वो आप यूज कर सकते हो। एक वेबसाइट है रेगुलेशन 30 करके, रेगुलेशन 30 ऐसे आप सर्च करिए ब्राउजर पर। रेगुलेशन 30 अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको सर्च करने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए R30 का काम है कॉर्पोरेट फाइलिंग्स को फिल्टर करना। तो स्ट्रेटेजिक चेंजेस क्या हो रहे हैं, मर्जर्स, एक्विजिशन, रीमर्जर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, न्यू प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोडक्शन, ये कीवर्ड आप वहां पे डाल सकते हो एज फॉर योर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो इतना ही था। ये कीवर्ड्स है, कॉन कॉल्स को कैसे एनालाइज करना है, स्क्रीनिंग कैसे करना है, ये सब कुछ समझ लिया। इनफैक्ट आप सुपरस्टार इन्वेस्टर का भी नाम डाल सकते हो, विजय केडिया, सुनील सिंघानिया, वो कब बाइंग कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें खुद से एनालाइज करना ही पड़ेगा, तभी कन्विक्शन आएगा और तभी हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। ऑन कॉल्स, टूल्स, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। एंड अभी अगले सेशन में हम क्रेडिट रेटिंग को भी एनालाइज करेंगे। बिजनेस एनालिसिस के चैप्टर को हमें पूरा खत्म करना है। तो ये दूसरा सेशन था, दूसरा चैप्टर था बिजनेस एनालिसिस के अंदर। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में सीधे। तब तक के लिए गुड बाय।